हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और डाउन टू अर्थ की यूपीएससी स्पेशल सीरीज़ जिसमें हम डाउन टू अर्थ की वेबसाइट से, ध्यान से सुनिएगा, वेबसाइट से जो न्यूज़ पब्लिश होती हैं उन सभी को कंपाइल करके यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो जून 2022 में क्या क्या न्यूज़ में रहा, इन सभी सेक्टर से, जो सारे सेक्टर नीचे लिखे हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, न्यूज़ इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में भी इसकी व्याख्या हो, ताकि हिंदी के जो छात्र हैं उनको भी लिखने में आसानी हो। देखो, मुद्दे को समझो और अपनी भाषा में लिखो, इससे अच्छा कोई तरीका यहाँ पर नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वो सब फ्री है, ठीक है, वो सब फ्री है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एनोटेड PDF भी है और क्लीन PPT PDF भी, आपको दोनों चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद आपको पता ही है, जो लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं, ये स्पेशल करंट इश्यूज़ होते हैं, ये जनरली आपको न्यूज़पेपर वगैरह में कम ही देखने के लिए मिलते हैं। और बहुत सारे जो PDF कंपाइलेशन वगैरह वाले होते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको इसका सोर्स जो है वो पता नहीं कि कितना इंपॉर्टेंस इसका यहाँ पर है। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे करंट अफेयर नहीं है, इसके अलावा भी आपको मंथली मैगजीन्स जो कंपाइल करके दी जाती हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और ये वो करंट अफेयर हैं जो कि डाउन टू अर्थ की वेबसाइट पर कवर किए जाते हैं, और यूपीएससी के लिए एक रिकमेंडेड साइट है। ये बहुत बेहतरीन साइट है, इससे पहले भी क्वेश्चन मिले हैं और आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते तो कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ से आपके अंदर क्रिएट हो जाती है कि हाँ भाई, हम अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम व्हीट और राइस से मिलेट की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, और जैसे ही आपको क्वेश्चन में डाइवर्सिफिकेशन दिखे वहाँ पर सही का निशान लग जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्लियरिटी, वो आपको यहाँ से मिल जाती है। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर होते हैं। पिछले 5, 6, 7 महीनों की जो ऐसे ही कंपाइलेशन है, लाइक मई 2022 वगैरह के, वो सब आपको यूट्यूब चैनल पर अलग प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें न्यूज़ के अंदर रही। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, आइसबर्ग एंड फोग, दीज अनकन्वेंशनल सोर्स कैन हेल्प बीट ग्लोबल वाटर स्केर्सिटी। देखो, दुनिया भर के बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर वाटर की कमी है। ऐसे रीजन्स को वाटर स्केर्स रीजन कहा जाता है, और पूरी दुनिया में अगर ऐसी स्केर्सिटी बन रही है तो उसको ग्लोबल वाटर स्केर्सिटी कहते हैं। पानी की कमी जगह जगह पर हो रही है, ग्लोबल लेवल पर इसको ग्लोबल वाटर स्केर्सिटी कहा जाता है। ग्लोबल वाटर स्केर्सिटी के लिए आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर वगैरह, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेते हैं, या फिर वेल सिस्टम है आपका, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं और वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और पता लगी है कि ऐसे सोर्सेज जो हम पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए, दैट इज़ कॉल्ड आइसबर्ग एंड फोग, ठीक है। ये ऐसे दो सोर्सेज हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और अगर हमने यहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हम अपनी जो वाटर स्केर्सिटी की कंडीशन है इसको ख़त्म कर सकते हैं, और हम हो सकते हैं क्या, वो है आपका वाटर सिक्योर। तो अनकन्वेंशनल वाटर के सोर्सेज हैं ये, जो आपकी बेसिकली एक तरीके से रिपोर्ट, आप कुछ भी समझ लो, लेकिन रिपोर्ट टाइप की चीज़ नहीं है। ये कंपाइल किया गया यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, याद रखने की जरूरत नहीं है किसने प्रकाशित किया। और इन्होंने ये बताया कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, लाइक ऑफशोर या ऑनशोर डीप वाटर ग्राउंड, देखो ग्राउंड वाटर आप जनरली जानते हो कि जैसे इंडिया है तो इंडिया की जो ज़मीन है उसके नीचे का वाटर, ये आपका ग्राउंड वाटर यहाँ पर हो गया। इसके अलावा जो ऑनशोर और ऑफशोर ग्राउंड वाटर होता है वो भी अनकन्वेंशनल सोर्स यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा इरिगेशन वाटर है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, या वाटर वेपर जो कि फोग के अंदर होती है, उसको भी ट्रैप किया जा सकता है। और ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो आपके अनकन्वेंशनल सोर्सेज बन जाते हैं। सिंपल ग्राउंड वाटर इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स, लेकिन जब मैं बात करता हूँ ऑफशोर और ऑनशोर डीप ग्राउंड वाटर की, तो उसको कहा जाता है अनकन्वेंशनल सोर्स, क्योंकि लगातार हम उसको यूज़ नहीं करते हुए आ रहे हैं, अब हम उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। तो ये जो सोर्सेज हैं वो आपके अनकन्वेंशनल सोर्सेज हो गए वाटर के, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये जो यहाँ बुक वगैरह रिलीज़ की गई, इसके अंदर यहाँ पर बताया गया कि हम अलग अलग तरीके से इन 5 मेथड को, जो नीचे यहाँ पर 5 मेथड लिखे हुए हैं, इनका यूज़ करके वाटर सिक्योर बन सकते हैं। जैसे पहला ये है कि एयर और ग्राउंड से वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो डीप ग्राउंड वाटर है उसको टैप कर सकते हैं, या जो वाटर है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग वाला प्रोविज़न। उसके अलावा मूविंग वाटर फिजिकली एंड डेवलपिंग न्यू वाटर इन लेबोरेटरी और केमिकली, ठीक है। इन सब के जरिए वाटर को बनाया जा सकता है, वाटर को कह सकते हैं कि उसके लिए जो स्केर्सिटी है उसको ख़त्म किया जा सकता है अगर हम इस सारे काम को यहाँ पर करते हैं। देखो, यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन निकालेगा कि फोग हार्वेस्टिंग और माइक्रो कैचमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम की तकनीकें अभी अभी न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, फोग हार्वेस्टिंग का मतलब यह है कि फोग से वाटर को निकाल करके लाना है। दिस इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग और फोग हार्वेस्टिंग। ऐसे ही आपका हो जाता है माइक्रो कैचमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें भी हम ड्रिंकिंग वाटर की कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ से मिल सके। ओके,
तो ये दोनों तकनीकों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। लो कॉस्ट तकनीकें हैं, ये भी याद रखना है, और इनका जो इम्पैक्ट है वो भी लो यहाँ पर रहता है। अगर हम एफिशिएंट तरीके से फॉग हार्वेस्टिंग सिस्टम लेकर के आते हैं, जहाँ पर मॉइस्चर को, जो फॉग के अंदर मॉइस्चर यहाँ पर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने पर लगभग 1 स्क्वायर मीटर फॉग से आपको लगभग 20 लीटर के करीब वाटर यहाँ पर मिल जाएगा। ये पॉइंट आपको याद नहीं रखना, ठीक है, आपको जस्ट यहाँ तक का चीज़ें जो है वो याद रखनी है। इसके अलावा आइसबर्ग भी अनकन्वेंशनल सोर्सेज बन जाते हैं, क्योंकि पहले हमने आइसबर्ग के वाटर को कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। देखो गौर से यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि आइसबर्ग जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर यहाँ पर उभर करके आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है, तो वो है आपके आइसबर्ग, ना कि रिवर और अदर चीज़ें, ठीक है। तो आइसबर्ग सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर को यहाँ पर स्टोर करते हैं, और इनका भी यूज़ हम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले से ही ये तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो इस वाटर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अराउंड 10 बिलियन टन ऑफ बलास्ट वाटर, बलास्ट वाटर ऐसा वाटर यहाँ पर होता है जो कि बेसिकली ग्लोबल जो शिपमेंट ट्रेड होता है ना, उसके ज़रिए यहाँ पर निकल करके आता है। तो उसके जरिए भी इसको ग्लोबली एवरी ईयर लगभग 10 बिलियन टन के करीब जो बलास्ट वाटर है वो डिस्चार्ज होता है। और अगर हम इसका डिसैलिनेशन कर लें, यानी कि बलास्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी लगा करके, पूछा जा सकता है, टेक्नोलॉजी है, तो आपसे पूछा जाता है कि अभी एक टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी, डेट इज कॉल्ड बलास्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो याद रखना कि ये जो आपका बेसिकली जो शिप मूवमेंट आप यहाँ पर करते हैं उसके दौरान ये वाटर यहाँ पर निकलता है, इसको बलास्ट वाटर कहते हैं, और इसका ट्रीटमेंट करके इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो डिसैलिनेशन करके इसमें से अशुद्धियों को दूर करके इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अनहेल्दी केमिकल कंपाउंड्स हैं, इन सबको हटा करके इसको अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूजेबल बनाया जा सकता है। पब्लिक वाटर सप्लाई, इरिगेशन वगैरह के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो 3 तकनीकें हैं, डार्क कलर में लिखी हुई हैं, फॉग हार्वेस्टिंग, माइक्रो कैचमेंट रेन हार्वेस्टिंग और ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं, तो कुल मिला के हमें क्लीन वाटर चाहिए, तो क्लीन वाटर लेने के लिए ये तकनीकें यहाँ पर हैं, और अनकन्वेंशनल सोर्सेज भी यहाँ पर बन जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर के। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे आपको यहाँ पर मिलेगा कि कोसी रिवर का कोर्स चेंज नॉट नेचुरल, हियर इज़ वाई। तो यहाँ पर ये पता चला है, देखो कोसी रिवर बहुत ज़्यादा बेसिकली मिएंडरिंग करती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कोसी रिवर का जो कोर्स है, उसका जो रास्ता है वो नेचुरली चेंज नहीं होता, उसके पीछे कुछ रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं। तो रिवर लाइनिंग, ट्रॉपिकल और डेजर्ट ओरिजिन आर मोर लाइकली टू चेंज डायरेक्शन। एक तो सिंपल पॉइंट आपको ये मिलेगा, ये पीटी के हिसाब की पूरी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि बेसिकली जो आपकी रिवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो अपना कोर्स चेंज करती हैं वो करती हैं डेजर्ट रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। दीज रिवर एक्सपोज द सराउंडिंग एरिया टू द फ्लड्स, जिससे कि ये फ्लड्स से एक्सपोज हो जाती हैं और जो अपना रूट है उसको यहाँ पर छोड़ देती हैं और एक नए रूट को यहाँ पर पकड़ लेती हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर, आपने सुना होगा कैचमेंट वगैरह, ठीक है, या रिवर शिफ्टिंग का प्रोविज़न, उस टाइप की चीज़ें भी ये यहाँ पर निकल करके आती हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो लार्ज फ्लड यहाँ पर देखने के लिए मिले थे, जिसकी वजह से जो कोसी रिवर है उसने अपना चैनल उसको यहाँ पर छोड़ दिया, ओल्डर चैनल को, और यहाँ पर उसकी वजह से लगभग 3 मिलियन लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी देखना पड़ा था और लगभग 250 से ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स भी यहाँ पर गई थी। तो फाइंडिंग जो है वो एक स्पेशल प्रोविज़न को समझने में हमारी मदद करेगी। द फाइंडिंग कैन हेल्प प्रिडिक्ट ए सच इवेंट कॉल्ड एवल्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये टर्म पूछी जा सकती है कि अभी अभी ये टर्म न्यूज़ के अंदर थी, ये क्या है, तो ये एवल्शन नाम की टर्म है, और ये बेसिकली आपको मिलेंगे कि क्लाइमेट आर लाइकली टू ओकर एंड हाउ क्लाइमेट चेंज में अल्टर द फिजिकल लोकेशन। ये जो आपकी टर्म है ये इसी चीज़ को बताती है कि कैसे रिवर जो है वो अपना डायरेक्शन इस तरीके से चेंज कर लेती है और हाउ क्लाइमेट चेंज उसकी लोकेशन को चेंज कर सकता है। एवल्शंस रियल होते हैं, जनरली देखने के लिए नहीं मिलते, और डिकेड या सेंचुरीज में कभी कभार यहाँ पर होते हैं या कम बहुत ज़्यादा होते हैं। आपसे ही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको दे देगा कि एवल्शंस जो हैं वो लगातार फ्रिक्वेंटली आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इधर उधर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रेयर फिनोमिना यहाँ पर है। द फ्रिक्वेंट नेचर ऑफ एवल्शंस कंपेयर टू मोर फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड द कंटिन्यूअस इफेक्ट ऑफ सी लेवल राइज, इन सब की वजह से जो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं एक रिवर की शिफ्टिंग के अंदर में। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये एवल्शन की प्रोविज़न यहाँ पर होता है। पहले चैनल ये था, लेकिन धीरे धीरे चैनल जो है वो यहाँ पर ये हो गया, तो इस तरीके से जो एवल्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखो ए पॉइंट लिखा हुआ है, मेजर रिवर डाइवर्जन टू द लोअर एलिवेशन ऑफ अ फ्लड प्लेन दैट इंटीमेट्स द दैट इनिशिएट्स द न्यू चैनल।
तो ये नया चैनल अपने आप में क्रिएट हो गया और जो दूसरा चैनल यहाँ पर बचा उसको एवल्स्ड चैनल यहाँ पर कहेंगे, जहाँ से अब ये चीज़ खत्म हो गई है। रिवर जिस हिस्से से दूसरे पाथ को पकड़ती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहेंगे एवल्शन पॉइंट, ये लिखा हुआ है। और जो नया चैनल यहाँ पर बना वो न्यू चैनल यहाँ पर हो ही जाएगा। बाकी जो चैनल पुराना था उसको एवल्स्ड चैनल कहेंगे क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए पास्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं जाना। तो कोसी रिवर के ऊपर ये केस स्टडी थी कि भाई यहाँ पर एम्बैंकमेंट भी तैयार किए गए, बैरियर्स वगैरह यहाँ पर जो तैयार किए गए फ्लड से बचाने के लिए, वो ही यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं एवल्शंस को, और उन्हीं की वजह से जो एवल्शंस हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। कोसी लाइक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेकर के आते हैं हिमालय से, और आफ्टर एम्बैंकमेंट जब इसके ऊपर यहाँ पर बनाए गए तो ईदर साइड ऑफ रिवर इन 1950s के करीब तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पर हो गया। द एवल्सन इन द कोसिंग रिवर इज़ नॉट हैपनिंग नेचुरली, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। यानी कि आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो एवल्सन है ये आपका नेचुरली भी ओकर होते हैं और ये ह्यूमन मेड तरीके से भी होते हैं। तो ये जो कोसी रिवर के हैं ये नेचुरली हैपन नहीं हुए हैं। बिफोर द एम्बैंकमेंट रिवर जो है वो अपना सब सेडिमेंट वगैरह सही से ले जा रही थी, लगभग 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है, सब काम सही से चल रहा था। लेकिन अब जो इसका स्ट्रेच है वो 10 किलोमीटर में सुकड़ करके रह गया है और जो एम्बैंकमेंट है उसके बाद में सिचुएशन खराब हो गई है। द फ्लो ऑफ सेडिमेंट हैज़ नॉट चेंज बट द एरिया जो इसके मूवमेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए था वो यहाँ पर चेंज हो गया है, गोज डाउन। तो 200 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो सिकड़ करके सिर्फ 10 किलोमीटर का स्ट्रेच यहाँ पर रह गया। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। पूरा का पूरा सेडिमेंट जो पहले 200 किलोमीटर के स्ट्रेच में जाता था लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में जाएगा, यानी कि जो कोसी रिवर की गहराई है वो यहाँ पर कम हो जाएगी और फ्लड्स की सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और इस तरीके की चीज़ें निकल करके आती हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंसेट की एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अंदर से ऐसी स्टडी निकली जो कि यूपीएससी के क्वेश्चन निकालने के चांसेस पर बन जाती है। जनरली यूके को सोचा जाता है कि सब अच्छा चल रहा है, यहाँ पर बीमारियाँ कम होती हैं, हेल्थ इंडिकेटर अच्छे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें सब अच्छी हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये जो यहाँ पर आई है इसने यूके को ही बड़ा फटकारा और यूके के बारे में बताया गया कि जो वर्क प्लेस रिलेटेड डेथ हैं, जिसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डेथ, मतलब ऑक्यूपेशन के दौरान जो डेथ यहाँ पर होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं है। चाइना में नहीं, सबसे ज़्यादा चाइना में नहीं है। हाईएस्ट हैं यूके के अंदर। यूके के अंदर ऐसी चीज़ें कम देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन याद रखना कि ऑक्यूपेशनल रिलेटेड प्रीमेच्योर डेथ ड्यू टू पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? यूके के अंदर में यहाँ पर हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा हैं या हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर, तो जिन कंट्रीज़ की जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई है वहीं पर ही ऑक्यूपेशनल रिलेटेड प्रीमैच्योर डेथ्स ड्यू टू पॉल्यूशन स्पेशली वो यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो जो 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीडीपी यहाँ पर है, ऐसी 10 कंट्रीज़ जिनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर वर्क प्लेस रिलेटेड जो मोर्टेलिटीज़ हैं उनके नंबर भी ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यूके के बारे में इतना पॉइंट इस वाली पर्टिकुलर आर्टिकल से निकलता। देखो मैं इसको छोड़ देता, लेकिन यूके स्पेशली ये सोचा जाता है कि सब अच्छा चल रहा है यहाँ पर, लेकिन परेशानियाँ तो हर जगह पर हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड नो टैबाकू डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं करते, ठीक है। ऑब्जर्व इसलिए करते हैं ताकि इसके बारे में जो जानकारी है वो लोगों को और ज़्यादा बताई जाए। अब यहाँ पर आपसे टोबैको कल्टीवेशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो बहुत खूबसूरत पॉइंट है, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। टोबैको कल्टीवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से पॉइंट सही हैं, इस तरीके का क्वेश्चन निकलेगा, जैसा कि ये मैंने मॉक यहाँ पर तैयार भी किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया। अभी आते हैं पूरी स्टोरी पढ़ के और एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 31 मई को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है और हर साल लगभग 1987 से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम थी टोबैको थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टोबैको आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, लेकिन इस बार की थीम जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर है कि क्या आपके एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हाँ जी बिल्कुल, टोबैको की कल्टीवेशन इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो। हेल्थ के लिए तो है ही नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, इस पॉइंट को आप 4 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर समझेंगे। टोबैको के कारण डेवलपिंग नेशंस में डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पहला पॉइंट। तो टोबैको कल्टीवेशन डिफोरेस्टेशन का एक कारण यहाँ पर है।
टोबैको जो है वो एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हंग्री क्रॉप है, मतलब इसमें जितना आप फर्टिलाइज़र लगाओगे उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। और इससे जो है वो आपके सोइल के न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा खत्म होते हैं। सोइल के न्यूट्रिएंट खत्म होंगे, सोइल की प्रोडक्टिविटी एक टाइम पर आकर के खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र लार्ज अमाउंट में आपको लगाने पड़ते हैं, जिससे सोइल की जो ओवरऑल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। टोबैको की कल्टीवेशन में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज यहाँ पर होती है। लगभग 84 मेगाटन के करीब हर साल ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसके अलावा वाटर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाएंगी कि टोबैको इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो। सिचुएशन इंडिया में कोई डिफरेंट नहीं है। इंडिया में भी टोबैको जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। टुडे इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टोबैको के। टोबैको जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, HIV एड्स और मलेरिया के कंबाइंड मरने वालों की तुलना में ज़्यादा लोगों को मारता है। तो टोबैको जो है उससे ज़्यादा मौतें होती हैं कंबाइंडली। अगर हम तुलना करें ट्यूबरकुलोसिस, HIV और मलेरिया से, तो कंबाइंड आपकी टोबैको से ज़्यादा होती हैं। टोबैको फार्मर्स के अंदर बेसिकली एक वर्क रिलेटेड एलिमेंट्स देखने के लिए मिलता है। एक डिजीज़ है जिसका नाम है ग्रीन टोबैको सिकनेस, और ये जो है इनकी स्किन में निकोटीन एब्जॉर्प्शन की वजह से ये बीमारी इनको यहाँ पर हो जाती है। तो ग्रीन टोबैको सिकनेस क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टोबैको एपिडेमिक से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट भी लागू किया है, दैट इज कॉल्ड सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, जिसको कहते हैं कोटपा एक्ट 2003-2004 से इसको लागू करना शुरू किया। इसके अंदर पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिट है। आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते, लेकिन लागू नहीं हो रहा है ये, ठीक है। सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, और अदर टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं या सेल सिगरेट की वो भी नहीं हो सकती, या टोबैको प्रोडक्ट हैं दूसरे उनको यहाँ पर आप नहीं बेच सकते 18 साल से कम के लिए स्पेशली। और साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस के सर्टेन एरिया में इसको प्रोहिबिट भी किया गया है। इसके अलावा तो जो आपका एडिक्शन फ्री करने के लिए इंडिया को सरकार ने कुछ प्रोग्राम भी चलाए हैं, जैसे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, या फिर नशा मुक्त भारत अभियान है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है कि टोबैको कल्टीवेशन से शिफ्टिंग हो जाए, यानी डाइवर्सिफिकेशन हो जाए इस चीज़ के लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। टोबैको इज़ अ वेरी न्यूट्रिएंट हंग्री क्रॉप एंड इट डिप्लीट्स सोइल न्यूट्रिएंट रैपिडली। तो क्या ये एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हंग्री क्रॉप है? जी हाँ, बिल्कुल है। अभी तो देखा। सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको है इंडिया आफ्टर द चाइना। जी हाँ, बिल्कुल है, ये हमने अभी अभी देखा। और इसके अलावा ग्रीन टोबैको सिकनेस इज अ डिजीज सफर्ड बाय टोबैको फार्मर्स। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ये वाला हो जाता है। तो इस तरीके के पॉइंट्स निकल करके आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जस्ट एक पॉइंट यहाँ से निकल करके आता है इस न्यूज़ से, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पब्लिक स्पेंड ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ श्रंक इन अ डिकेड। तो पिछले डिकेड के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर पब्लिक स्पेंडिंग जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, ये आपकी घट करके रह गई। तो 2010-2011 में 11% तक हम पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च कर देते थे, लेकिन अब 2019-20 में सिर्फ 9.5% खर्च किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एज अ टोटल एक्सपेंस, यानी कि टोटल एक्सपेंस में से एग्रीकल्चर में आप कितना खर्च कर रहे हैं। तो पहले 11% खर्च होता था, लेकिन अब सिर्फ 9.5% ही खर्च यहाँ पर होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का टोटल GVA में हिस्सा भी कम हो गया है। पहले 18.2% था, लेकिन अब जो है वो आपको 17.8% देखने के लिए मिलेगा। ये सब जो स्टडीज़ हैं वो आपकी की गई फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज़ के द्वारा। इसका नाम याद रखिएगा, क्या है ये? FAS, फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज़ जो है वो आपका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इंडिया में बेस है, ये भी याद रखिए, और 2003 में एस्टेब्लिश यहाँ पर हुआ था। इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि जो आपके मल्टी डिसिप्लिनरी थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल इंक्वायरीज हैं, यानी कि एग्रेरियन स्टडी इंडिया के अंदर करने का काम इसका यहाँ पर है, और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पर ध्यान रखो कि हाँ, इंडिया में ही बेस है, कोई फॉरेन नहीं है। जनरली सोचने में लगता है कि फाउंडेशन ऑफ एग्रेरियन स्टडीज़ किसी फॉरेन कंट्री में होगा, स्पेशली यूरोप में होगा, लेकिन ये सब चीज़ें गलत है। इंडिया के अंदर बेस है, 2003 में बना था, ये स्टडीज़ को बढ़ावा देता है। उसके अलावा यहाँ पर फिर वही 1-2 पॉइंट का आपको मिलेगा कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं और सोइल हैं उनके अंदर अभी एक स्टडी हुई और पता चला कि अभी इंडिया की फॉरेस्ट सोइल उनके अंदर एडिशनल 7 बिलियन टन ऑफ कार्बन स्टोर करने की पावर अभी और है। ठीक है, तो 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टोर और कर सकते हैं इंडिया के फॉरेस्ट और सोइल, ये भी बताया गया। तो
इंडियाज फॉरेस्ट एंड सोइल कैन पोटेंशियली स्टोर एन एडिशनल 7 बिलियन टन ऑफ कार्बन। सिंपल पॉइंट है, ये आपको याद नहीं रखना बिल्कुल भी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट और सोइल दोनों के दोनों जो हैं वो एज अ कार्बन सिंक यहाँ पर वर्क करते हैं। दिस पुट इंडिया एमंग द टॉप 10 कंट्रीज जिनके पास ये एडिशनल कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल होगी। तो याद रखना कि इंडिया के पास भी एडिशनल कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी उपलब्ध है। ये सब जो पब्लिश किया गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा रिवील किया गया। तो लैंड बेस्ड कार्बन स्टोरेज हैं दोनों के दोनों, ठीक है, ना कि वाटर बेस्ड। तो ये भी याद रखना। लैंड बेस्ड कार्बन स्टोरेज के अंदर ऐसे यूनिट जो कि जो ज़मीन है उस पर बेस होते हैं और कार्बन का स्टोर करते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, जैसे सोइल है, जैसे वेटलैंड है, जैसे आपके ग्रासलैंड यहाँ पर हो गए, जैसे आपके मैनग्रोव नहीं, मैनग्रोव आपके कोस्टल बेस्ड हो गए, ठीक है। सी अगर मैं कहूँ कि साल्ट पेन्स हैं वो सब आपके जो हैं वो कोस्टल बेस्ड यहाँ पर हो गए। ये आपको लैंड बेस्ड देखने के लिए मिलेंगे। तो लैंड बेस्ड कार्बन स्टोरेज जो हैं वो एक तरीके से नेचर बेस्ड सॉल्यूशन उपलब्ध कराते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस से बचा जा सकता है। और जब COP26 की मीटिंग आपकी यहाँ पर हुई UNFCCC की ग्लासगो के अंदर, वहाँ पर भी इस चीज़ों पर काफ़ी फोकस किया गया कि लैंड बेस्ड कार्बन स्टोरेज आपको बढ़ाना है। तो इस स्लाइड से 2 पॉइंट याद रखने हैं कि व्हाट इज दिस एडिशनल कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी और व्हाट इज दिस लैंड बेस्ड कार्बन स्टोरेज, ठीक है, ये टर्म्स यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद बिहार के अंदर जो है वो एलिफेंट सेंटर ऐड कर दिया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर एलिफेंट सेंटर बन जाएगा। एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं कि चैलेंजेस वगैरह हैं, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट स्पेशली। तो वो सब चीज़ें आप थोड़ी सी इधर भी कर सकते हो, ठीक है, लिखा हुआ है बट ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट इंक्रीजेस। तो वो तो होंगे ही भाई, बट सोल्यूशन तो चाहिए, तो सोल्यूशन आपको ये मिलेगा। तो बिहार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश किया है एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर, जिससे जो इंजर्ड एलिफेंट हैं, एबंडन्ड हैं या स्ट्रे एलिफेंट हैं, उनका रिहेबिलिटेशन यहाँ पर किया जा सके। BTR जो है वो स्प्रेड होगा, लगभग आपका वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसके आपके नॉर्थ में नेपाल पड़ेगा और इसके वेस्ट में जो है वो उत्तर प्रदेश पड़ेगा। मैप के अंदर देखो लोकेशन बिहार के इस पॉइंट पर यहाँ पर है और इधर यूपी आपसे मिलता है और ऊपर जो है वो नेपाल यहाँ पर मिलता है। तो जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, परफेक्ट एटमोसफेयर है एलिफेंट हैबिटेशन के लिए। ये आपसे उल्टा पूछा जा सकता है कि आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको 3 स्टेटमेंट देगा और पूछेगा कि कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा टाइगर रिजर्व उपरोक्त तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक उसमें से पॉइंट दे देगा कि परफेक्ट एटमॉस्फेयर ऑफ एलिफेंट हैबिटेट उपलब्ध कराता है, और ये भी दे देगा आपको कि इसकी सीमा नेपाल से मिलती है और उत्तर प्रदेश से भी मिलती है, ठीक है, नेपाल से मिलती है स्पेशली, यही दे सकता है। तो इस तरीके के पॉइंट देकर नीचे 4 टाइगर रिजर्व देगा और आपसे पूछेगा कौन सा टाइगर रिजर्व इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये कुछ तरीके हैं पूछने के, आपको पता होना चाहिए। इसी के पास में आपका एक और बेसिकली नेशनल पार्क है नेपाल का, जिसको कहते हैं चितवन नेशनल पार्क। नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं। चितवन नेपाल के अंदर में यहाँ पर है। इसके बाद आगे चलें तो फिर वही 2-3 पॉइंट निकल करके आते हैं। केरल ने रजिस्टर कर दिया कार जो कि रन करती है हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर, और कंट्री में ऐसा पहला ये काम हुआ है। तो पहली कार जो कि हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर चलती है उसको केरल ने रजिस्टर यहाँ पर कर दिया है। और फर्स्ट हाइड्रोजन पावर कार रजिस्टर्ड इन केरला इन अप्रैल 2022। कार जो है वो टोयोटा मिराई है, और इसके साथ साथ कार इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू प्लाई ऑन रोड, इसको सड़क पर नहीं उतारेंगे, इसको रिसर्च प्रोग्राम के लिए यहाँ पर रखेंगे। और बेसिकली इससे हम और स्टडी करेंगे कि कैसे इंडिया की फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो टोयोटा मिराई जो है वो इंडिया की पहली FCEV यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार भी यहाँ पर हो जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाता है। बेसिकली ये जो आपके फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं इसके अंदर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है और हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो खास बात यह है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में कोई पोल्यूशन नहीं निकलता, सिर्फ वाटर रिलीज यहाँ पर होता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो हाइड्रोजन फ्रॉम द फ्यूल टैंक अलग से भरते हैं और ऑक्सीजन जो है वो वातावरण से खुद आती है। दोनों मिलकर के साथ में इसके अंदर प्रोसेस होती है, फिर वो कैथोड, एनोड और एक इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह सब लगे हुए होते हैं, जिससे कि आपकी जो कार है वो यहाँ पर रन होती है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें आप लोगों के काम की थी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक इंपॉर्टेंट तकनीक हो जाती है। फ्यूल सेल तकनीक इसको कहते हैं, आप एक बार सर्च करें, जरूर से पढ़ें। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाई है एक्सप्लेनर के अंदर कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल किस तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलें तो ग्रीस नाम का कंट्री है, उसने अपना पहला क्लाइमेट लॉ यहाँ पर पास कर दिया है।
तो कंट्री का पहला क्लाइमेट लॉ यहाँ पर पास हुआ है और इससे जो है वो कोल है या लिग्नाइट है वो सब का यूज़ उसको बंद कर देंगे। एंड द यूज़ ऑफ लिग्नाइट या कोल इन द कंट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 2028 तक कोल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा ग्रीस के अंदर में। डेडलाइंस जो है वो आपकी फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करने के लिए 2023 तक की यहाँ पर लगभग रखी गई हैं और ये इसको थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो वर्क है वो 2028 तक यहाँ पर किया जाएगा। तो ग्रीस की न्यूज़ है, जैसे जैसे ज़्यादा घुसना नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं कि ग्रीस क्लाइमेट लॉ के कारण न्यूज़ में था। ऐसे ही और कंट्रीज़ फिर नीचे पूछेगा कि कितने मैच सही हैं, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, चारों सही है। तो चारों नहीं पता होंगे धोखा खा जाओगे, यहाँ से निकल करके आएगा, ठीक है, कि ग्रीस के अंदर क्लाइमेट लॉ पास किया गया, इसीलिए वो न्यूज़ के अंदर में रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बाकी तो देखो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये नेशनल क्लाइमेट लॉ है इनका अपना, और क्लाइमेट चेंज से कैसे अडेप्ट हो सकते हैं या न्यूट्रलिटी हासिल कर सकते हैं वो सब करने के लिए ये चीज़ें सक्सेसफुल रहेंगी। कंट्री का जो क्लाइमेट टारगेट है वो इंक्लूड करता है कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को लगभग 55% तक कम कर देना है 2030 तक, और 2040 तक 80% और 2050 तक नेट जीरो यहाँ पर हो जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रीस का डिसीजन है। हमें जो नेट जीरो इमिशन हासिल करने हैं वो करने हैं 2070 तक इंडिया को, ठीक है। तो ये सब पॉइंट भी यहाँ पर याद रखो। इसके अलावा फिट फॉर 55 नाम की एक अप्रोच है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिट फॉर 55 अभी अभी न्यूज़ में था, ये क्या है या ये किसके अंदर में वर्क करता है या फिर क्या चीज़ है ये। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन का टारगेट है, ग्रीस भी यूरोपियन यूनियन के अंदर में आ जाता है, और नेट ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को 2030 तक 55% खत्म करने का वादा किया गया है। तो दिस इज कॉल्ड फिट फॉर 55। एक ऑप्शन दे देगा कि 55 की उम्र तक फिट रहने के लिए, हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा चला गया। भाई नहीं चलाया गया ऐसा कुछ। फिट फॉर 55 क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को 55% तक कम करने के लिए 2030 तक यूरोपियन यूनियन का टारगेट यहाँ पर है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे आपको एक लोकेशन और मिलेगी, ए फार्मर एंड मेल्टिंग ग्लेशियर वाई जर्मन जजेस आर ऑन ए ट्रिप टू पेरू। तो जर्मन के जजेस पेरू की ट्रिप पर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर ये इसलिए आए हैं क्योंकि हुआरेज नाम की जगह यहाँ पर है, और इस हुआरेज नाम की जगह पर ग्लेशियर मेल्ट बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उन सबको देखने के लिए, और कुछ लीगल टर्म्स भी यहाँ पर हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर, उन सबको देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल मूवमेंट का सिनेरियो यहाँ पर है, और यहाँ हुआरेज के अंदर ग्लेशियर है जिसका नाम है ये आपका पालका कोछा, शायद यही नाम है, ठीक है। नाम से कुछ नहीं पड़ रहा, आपको इसको देखना है कि हाँ ये न्यूज़ के अंदर यहाँ पर है। तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ये पेरुवियन एंडीज़ इसको कहा जाता है इस एरिया को, और यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्लाइमेट जस्टिस वगैरह की कुछ बात है। तो लीगल कुछ इश्यूज़ यहाँ पर फंस रहे हैं, तो जर्मनी के साइंटिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। आपको नहीं जाना कुछ भी डिटेल में, आपको इस ग्लेशियर का नाम याद रखना है, आपको इस हुआरेज नाम की जगह का नाम याद रखना है, और ये पेरू के अंदर है, इतना याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक अगली सिंपल 1 पॉइंट न्यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। बेसिकली इंडिया के अंदर जब रेनफॉल होती है तो उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है कि रेनफॉल डेफिसिट हुई है, रेनफॉल नॉर्मल हुई है, ठीक है, वो सब यहाँ पर किया जाता है। पिछले साल तक हम जो रेनफॉल थी उसको कैलकुलेट करते थे, नॉर्मल वाला सिनेरियो आप देखो तो नॉर्मल में हम ये मानते थे कि 1961 से लेकर के 2010 तक जितनी रेनफॉल हुई उसका एवरेज निकाल लो, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल यहाँ पर हो गया, लेकिन इस बार इस नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज किया गया। अब 1961 से 2010 नहीं, 1971 से 2020 तक का एवरेज डाटा लिया जाएगा और उसको नॉर्मल यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। यानी बारिश इससे अगर ज़्यादा हो रही है तो नॉर्मल से ऊपर बारिश हुई है, इससे कम यहाँ पर बारिश हो रही है तो नॉर्मल से नीचे बारिश हुई है। अब दिक्कत यहाँ पर यही है, साइंटिस्ट वगैरह हैं या फिर और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो सब दिक्कत में है कि 2010 से लेकर के आपने इसको 2020 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उधर आपने इसको 1961 से 1971 यहाँ पर कर दिया। चलो इस एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि आपने इसको जो 2010 से 2020 किया, इस 10 सालों में बारिश बहुत कम हुई है, और जब एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज भी कम हो जाएगा। यानी पहले जो नॉर्मल था अब का नॉर्मल उस पहले नॉर्मल की तुलना में बहुत कम रह जाएगा, और अगर रेनफॉल कम भी हो रही है तो आप उसको नॉर्मल डिक्लेयर कर दोगे। ये दिक्कत हो जाएगी भाई। इससे बड़ी परेशानियां ये हैं कि फार्मर को एक पर्टिकुलर नॉर्मल के ऊपर ही कुछ सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं कि रेनफॉल कम हुई तभी कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल है वो अब नीचे लेवल पर आ गया। मान लो पहले हम कहते थे कि भाई 100 mm की बारिश होगी तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन अभी नए उसके मुताबिक जो नॉर्मल है वो लगभग 90 mm पर आ गया है।
तो 90 mm पर एक पर्टिकुलर क्रॉप अगर नहीं डेवलप होती, वो 100 mm पर ही डेवलप होती, तो जो 90 mm पर क्रॉप डेवलप नहीं हुई उसके लिए कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये सब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ पर निकल करके आते हैं जो कि मैंने आपको एक बार में क्लियर किए। दोबारा इसको पढ़ने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको दोबारा सुनना भी नहीं है, इग्नोर मार सकते हो अगर ऊपर से निकल गया तो। इसके बाद आगे चलें और यहाँ पर आपको मिलेगा कि अनप्रेसिडेंटेड ओजोन लेवल दिल्ली की एयर को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना रहे हैं। तो ओजोन लेवल के ऊपर क्वेश्चन है, सीएसई ने एनालिसिस खुद किया है और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है समर 2022 के अंदर। गौर फरमाओ, इस तरीके के पॉइंट्स देखो किस तरीके से काम में आते हैं आपके, अभी बताऊंगा। दिल्ली के अंदर जो समर 2022 है वहाँ पर एयर को और ज़्यादा पोल्यूट करने के लिए ओजोन पोल्यूशन इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। अब जस्ट ये लाइन आपने पढ़ी, इसमें आपने समर 2022 देखा और यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखिए। ये प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट आप यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है कि इन ए ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन ओकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। इंक्लीमेंट वेदर मतलब अच्छा ज़्यादा गर्मी ना हो, ठीक है, रेनफॉल वगैरह हो रही हो, विंटर आने वाला हो, इस टाइप की सिचुएशन को इंक्लीमेंट वेदर कहते थे। तो क्या इंक्लीमेंट वेदर के दौरान ओजोन पोल्यूशन के ज़्यादा लेवल देखने के लिए मिलते हैं? भाई अभी तो बताया कि समर 2022 में दिल्ली में टॉक्सिक एयर देखने के लिए मिलेगी ओजोन पोल्यूशन के कारण। तो ओजोन पोल्यूशन इंक्लीमेंट वेदर में नहीं होता, ये आपका वार्म वेदर में होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट निकला, दूसरा पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा गलत होते ही ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 50-50 बचा। पहला यानी कि सही है और चौथा भी यहाँ पर सही है। तो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है उसको अगर आप देखो, लिखा हुआ है कि एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी आपको इसके अंदर में मिल जाएगा कि ओजोन जो है वो एक हाईली रिएक्टिव गैस है और रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स को अफेक्ट करती है, साथ ही साथ अस्थमा की प्रॉब्लम भी लेकर के आती है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये डाउन टू अर्थ की वेबसाइट पर ही लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ इसको उठा करके कंपाइल किया है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर की तुलना में लगभग 33% ज़्यादा ओजोन के पोल्यूशन देखने के लिए मिल रहे हैं, स्पेशली न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली के अंदर में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये पॉइंट याद रखो। देखो 2 पॉइंट के जरिए एलिमिनेशन 50-50 का हो गया, इससे ज़्यादा एलिमिनेशन आप नहीं कर पाओगे इसको पढ़ करके। बाकी आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। करंट अफेयर का टॉपिक था, WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस 2005 के बाद जब चेंज हुई, तो ये आप कम से कम यहाँ से पढ़ के 50-50 तो पहुँचे, ठीक है। वो 50-50 आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आगे चलें, इंडिया की जो SDG प्रिपेयर्डनेस रैंकिंग है वो लगातार डिक्लाइन यहाँ पर हो रही है और ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई। रिपोर्ट बेसिकली कुछ नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022 की। और इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है ओवर द ईयर इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्रीज़। इंडिया जो है वो कई सारी रैंक में यहाँ पर तीसरी बार लगभग स्लिप हुआ है और द कंट्रीज रैंक इज़ 121 रैंक है हमारी आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। ओके, इससे पहले हमारी रैंक 2020 में 117 थी और 2021 में 120 थी और अब यहाँ पर रैंक हो गई है 121। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा पब्लिश की जाती है, जो कि यूनाइटेड डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क अपने आप में पब्लिश करता है। आपको दे सकता है क्या UNDP इसको पब्लिश करता है? ओके, नहीं भाई, UNDP पब्लिश नहीं कर रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको यहाँ पर पब्लिश कर रहा है। कुछ गोल ऐसे हैं जिनको हमने हासिल किया है, जैसे गोल नंबर 12, गोल नंबर 13, इनको हम हासिल करने की कगार पर हैं, ठीक है। आप देख सकते हो पॉजिटिव दिखाया गया है, ट्रेंड भी अपर दिखाए गए हैं, तो इनको हम लगातार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि ये ऑरेंज कलर में है ना, ये वाला है जैसे, या ये वाला है, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम सफिशिएंट नहीं है, हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। बाकी जो रेड कलर में है ये ऐसे हैं जिन पर हम काम तो कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल प्रोग्रेस देखने के लिए नहीं मिल रही, या फिर काम भी बिल्कुल कम हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जस्ट इतना याद रखो। बाकी इंडेक्स है, कुछ ज़्यादा घुसने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स निकलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बट ये ठीक है कि आपको पता होना चाहिए कि 12 और 13 नंबर में इंडिया अच्छा कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो ICMR की गाइडलाइंस आई हैं। इन्होंने कहा है कि अब ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा मेडिकल सप्लाइज़ के लिए, वैक्सीन सप्लाइज़ के लिए इंडिया के अंदर में भी। ओके, तो इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं कि ड्रोन का यूज़ किया जाए हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, ताकि मेडिसिन, वैक्सीन या अदर जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हैं उनकी टारगेटेड डिलीवरी हो सके ऐसे एरियाज़ में जहाँ
डिफ़िकल्टी यहाँ पर है, टेरेन वगैरह सही नहीं है, या फिर ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, वहाँ पर इसको रिलीज़ किया गया। जस्ट इतना सा पॉइंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा वेबसाइट पर एक चीज़ और लिखी हुई थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बेसिकली प्रोग्राम है जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव। क्वेश्चन ऐसा निकलेगा कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे देगा, दूसरा वर्ल्ड बैंक दे सकता है, तीसरा UNEP दे सकता है, और भी चीज़ें हैं अलग अलग पोर्टल जो उसे अच्छे लगेंगे वो दे देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पोर्टल है और कुछ नहीं है, मेडिसिन स्काई के जरिए भेजनी है, यानी कि ड्रोन के इनिशिएटिव को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर करते हैं। तो ड्रोन इंपॉर्टेंट हैं, बैरियर्स को ख़त्म करते हैं, फास्ट डिलीवरी करते हैं और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ड्रोन्स का। घाना है या रवांडा है, ऐसी कंट्रीज़ में कोविड-19 के दौरान काफ़ी भारी मात्रा में ड्रोन डिलीवरीज की गई, तो वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहा। और तेलंगाना के अंदर में भी जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव है उसके द्वारा 300 वैक्सीन डिलीवरी की गई, तो वो भी सब जो है वो अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव यहाँ पर है। उसके बाद आगे बात करें तो एक इंपॉर्टेंट खबर आ जाती है कि चिल्का लेक हैज़ 176 फिशिंग कैट्स। ओके, तो ये फिशिंग कैट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अभी ये बेसिकली चिल्का लेक के अंदर में कह सकते हैं कि चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जनगणना यहाँ पर की, जनगणना कह सकते हो, या फिर इन्होंने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर की और पता चला कि कुल मिलाकर के उड़ीसा के चिल्का लेक में 176 के करीब फिशिंग कैट मौजूद हैं। ये सब डाटा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर रिलीज़ किया गया। तो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर के, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की पहली पॉपुलेशन एस्टिमेशन यहाँ पर किया फिशिंग कैट का आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, और चिल्का लेक में इस काम को यहाँ पर किया गया। इसके लिए 150 कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, 30 दिन तक इसकी मॉनिटरिंग की गई, और ये जो मेथड है इसको यूज़ करते हुए इन्होंने, मेथड का नाम है स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड। तो मेथड का नाम याद रखना कि ये मेथड किस चीज़ में यूज़ होता है। तो ये आपका बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनके ट्रैकिंग वगैरह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये मेथड का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो फिशिंग कैट शेड्यूल 1 की स्पीसीज़ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, और साथ ही साथ अगर ये कहीं पर मौजूद है तो वहाँ पर वेटलैंड की हेल्थ अच्छी है, यानी कि एक इंडिकेटर स्पीसीज़ भी यहाँ पर है, और इसके साथ साथ कोस्टल इकोसिस्टम की हेल्थ को भी अच्छा दिखाती है। और इसको जो है वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक सेफ गार्ड के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब जहाँ कहीं ये अवेलेबल है वहाँ का मौसम काफ़ी सही है, वहाँ क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बहुत ही कम है। फिशिंग कैट जो है वो एपेक्स प्रेडेटर हैं इन द कोस्टल सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि कोस्टल एरिया में एपेक्स प्रेडेटर हैं, इससे ऊपर का प्रेडेटर कोस्टल एरिया में नहीं होता। अगर ये सर्वाइव कर गए इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में हासिल है। इसके अलावा फिशिंग कैट जो है वो ग्लोबली थ्रेटन स्पीसीज़ में है, जो कि मार्शलैंड, मैनग्रोव्स, फ्लडेड फॉरेस्ट या वेटलैंड्स में पाई जाती हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ के अंदर, और लगभग 10 एशियन कंट्रीज़ में फिशिंग कैट जो है वो पाई जाती है। वेस्ट बंगाल ने फिशिंग कैट को जो है वो स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया था 2012 में, और साथ ही साथ जो चिल्का अथॉरिटी है उसने भी लेक के एम्बेसडर के रूप में 2020 में जो आपकी फिशिंग कैट है उसका नाम यहाँ पर दिया था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलें तो बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू हुई, और बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है, ये आपकी लॉस एंड डैमेज के ऊपर में यहाँ पर साइन की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से सुनना है कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसमें जो आपकी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज होता है, इसको कहते हैं UNFCCC, जिसकी COP26 की मीटिंग ग्लासगो में हुई थी। ऐसी ही COP27 की मीटिंग नवंबर 2022 में शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर में यहाँ पर होगी। तो उस मीटिंग के अंदर में टाइम वेस्ट ना हो उसको रोकने के लिए जून 6, 2022 को जस्ट ऐसे ही इनफॉर्मल तरीके से बोन के अंदर में ये लोग मिल गए कि भाई हम लोग जो नवंबर की मीटिंग है उसके अंदर क्या क्या करेंगे, उस सब के ऊपर इसमें बात हुई। तो इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन की मिड ईयर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि जर्मनी के बोन में हो रही है। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में इश्यूज़ क्रिएट हुए इसी मीटिंग के अंदर में। देखो अगर ये मीटिंग नहीं होती तो ये इश्यूज़ इस COP27 के अंदर क्रिएट होते और वहाँ पर टाइम वेस्ट होता, तो उससे पहले ही यहाँ पर टाइम वेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इशू क्या है, इशू ऑफ लॉस एंड डैमेज का इशू निकल करके आता है। लॉस एंड जो डैमेज है इसके बारे में भी देखते हैं। इससे पहले पॉइंट ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज कंप्लेन दैट नो कमिटमेंट हैव बीन मेड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रिटन इनपुट्स और हैव बीन कंक्रीट आउटकम्स अबाउट
L&D फाइनेंस। तो पहले ये समझते हैं कि L&D फाइनेंस जो है वो है क्या। तो लॉस एंड डैमेज का जो फाइनेंस है ये रिफ़र करता है मनी को, ठीक है, ये पैसे को रिफ़र करता है, गिवन टू कम्युनिटीज़ को दिया जाता है हु आर फेसिंग द बर्न ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस टुडे थ्रू डिस्प्लेसमेंट और डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लाइवलीहुड, यानी कि क्लाइमेट रिपेरेशन इन अदर वर्ड। तो ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि क्लाइमेट क्राइसिस की मार को झेल रही हैं उन कम्युनिटीज़ को देने वाला पैसा लॉस एंड डैमेज मनी कहा जाता है, फाइनेंस कहा जाता है। ये जो है वो बेसिकली G77 और चाइना ऐसे सब ब्लॉक कंट्रीज़ ने इसका सुझाव दिया और इन सभी के कहने पर ये चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई और इन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी बात की कि ग्लोबल गोल ऑन एडप्शन भी साइन होना चाहिए और ग्लासगो डायलॉग ऑन L&D फाइनेंस भी यहाँ पर उस पर भी फोकस होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का जो सुझाव है वो बेसिकली G77 और चाइना की जो कंट्रीज़ हैं, जो चाइना ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं, उन सभी ने मिलकर के इन दो चीज़ों का सुझाव यहाँ पर दिया। यानी कि एक तो ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन जो है वो उसको लॉन्च किया जाना चाहिए नवंबर 2022 में, और साथ ही साथ जो ग्लासगो डायलॉग लॉस एंड डैमेज फाइनेंस के ऊपर में लॉन्च किया जाना था उसमें सुधार के साथ उसको लॉन्च किया जाना चाहिए। तो बेसिकली जो बॉन समिट यहाँ पर हुई ये मिड ईयर क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी और इसको हम दूसरी भाषा में 56 सेशन ऑफ सब्सिडरी बॉडीज़ भी कहते हैं, यानी कि SB 56 भी यहाँ पर कहते हैं। और इसके अंदर 2 टेक्निकल कमिटीज़ हैं, इनको इग्नोर मार सकते हो। कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये कुछ तो है लॉस एंड डैमेज फाइनेंस जिसके ऊपर कंट्रीज़ लड़ रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों ही लड़ रही हैं, और ये इसका मतलब क्या है, ये सब किस तरीके से आगे यहाँ पर चलता है, इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ और यहाँ पर मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के 1 किलोमीटर के अराउंड तक आपका बनेगा इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो ESZ का कंसेप्ट होता है आपका एनवायरनमेंट के अंदर, ओके। और यहाँ पर यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं लाइक नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनके चारों तरफ 1 किलोमीटर का एरिया जो है उसको ESZ डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये जो डिसीजन दिया गया इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये ऐसे ही कह दिया, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। साथ ही साथ ESZ जो है वो केस टू केस बेसिस पर डिफाइन होनी चाहिए थी। ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ 1 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर होना चाहिए। तो नो साइंटिफिक बेसिस नज़र आता है। साथ ही साथ आप टोपोग्राफिक फीचर को कैसे एड्रेस करोगे ये भी नहीं पता। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि एक माउंटेन है तो उसका 1 किलोमीटर का एरिया किस तरीके से लोगे, या ऊंचाई के हिसाब से लोगे या इधर की तरफ से लोगे, समझ में आया। तो ये चीज़ें कुछ दिक्कत कर रही हैं। इसी तरीके से ESZ जो है वो केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब आप ESZ डिसाइड करते हो या डिक्लेयर करते हो तो उसमें पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, मतलब जो लोकल कम्युनिटी है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो 1 किलोमीटर का एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ, वहाँ पर लो इनकम हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं या लाइवलीहुड यूज़ के एरियाज़ हैं लाइक रिवर फ्लड प्लेन्स आपको मिल जाएंगे। तो इस पर बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी है उस पर डिपेंड करती है, लाइवलीहुड डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये भी दिक्कत है कि हिल्स हैं या ओशियंस हैं उसके चारों तरफ का 1 किलोमीटर का एरिया कैसे डिफाइन करोगे, या मैरीटाइम स्पेस है या मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है, जो कि इंटरकनेक्टेड है, उसका 1 किलोमीटर की बाउंड्री कैसे डिसाइड करोगे। टोपोग्राफिक फीचर को कैसे डिसाइड करोगे जो कि हर जगह सेम यहाँ पर नहीं होते हैं। जैसे सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन का पूरा एरिया इको सेंसिटिव है, तो आप सिर्फ उस 1 किलोमीटर को ही इको सेंसिटिव डिफाइन कर रहे हो, जबकि यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया लगभग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की बाउंड्री जो है उसको इको सेंसिटिव डिक्लेयर होना चाहिए था। तो केस टू केस बेसिस पर ये काम होना चाहिए। तो ये जो इको सेंसिटिव जोन का प्रोविजन है बेसिकली सन 2002 से उठना शुरू हुआ। सन 2002 में कहा गया था कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके चारों तरफ का 10 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा। ये बात इंडियन बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग के अंदर कही गई थी और मकसद यही था कि प्रोटेक्टेड एरियाज के चारों तरफ 10 किलोमीटर के एरिया में माइनिंग को रेगुलेट करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाए। उन्होंने कहा भाई 10 किलोमीटर में तो सारी की सारी सिटी कवर हो जाएगी, आप क्या चाहते हो कि नेशनल पार्क के चारों तरफ का जो 10 किलोमीटर का एरिया है जिसमें सिटी के बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, मेजर पार्ट्स ऑफ द सिटी, उन सभी को हम जो है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दें और वहाँ पर किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन माइनिंग नहीं होगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ेंगे। इस बात को यहाँ पर कह करके ख़त्म कर दिया गया, मुद्दा आगे नहीं बढ़ा। जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज होते हैं या जोन्स होते हैं,
ये इंपॉर्टेंट लैंड यूज प्लानिंग मैकेनिज्म यहाँ पर रखते हैं और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है स्पेशल रेगुलेटरी मेजर्स को, ताकि इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो लोकल लाइवलीहुड या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऐसी सभी एक्टिविटीज़ जो इनको थ्रेटन करती हैं उनको रोका जा सके। तो एक इको सेंसिटिव जोन की डेफिनेशन दी गई है। वैसे आपको पता है कि ये क्या होता है। यहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड तरीके से होती हैं और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन यहाँ पर दे सकती है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना। हाल ही में जून 3, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसके चारों तरफ की 1 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसको ESZ जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, एक तो ये कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी ESZ होंगे वहां पर किसी भी तरीके का नया परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जाएगा। नो न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर शैल बी परमिटेड टू कम अप फॉर व्हाटसोएवर पर्पज विद इन द ESZ। तो ESZ जो डिक्लेयर किया जाएगा उसके चारों तरफ 1 किलोमीटर के एरिया में कोई भी न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो दोनों के दोनों जजमेंट जो हैं वो आपको याद रखने हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का केस देखने के लिए मिला। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें, अगली जो न्यूज़ आती है इसमें बेसिकली ड्रग एक तैयार की गई है जो कि रेक्टल कैंसर को यहाँ पर ख़त्म कर देती है और इससे उम्मीद जगी है कि ट्रीटमेंट जो है वो मिल पाएगा रेक्टल कैंसर का। ओके, तो 12 लोगों पर ट्राई किया गया, नोट इम्पोर्टेंट। दूसरी लाइन ये भी नोट इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस ड्रग का नाम था आपका डोस्टालिमेब और जस्ट इस नाम को याद रखो कि ये कैंसर ड्रग है जो कि डेवलप की गई है ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये कंपनी का नाम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है और ये जो है वो आपकी बेसिकली अर्ली स्टेजेस में डिजीज़ को टेस्ट करके उसको टारगेटेड तरीके से ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जस्ट दवा का नाम याद रखो, दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलें और यहाँ पर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 रिलीज़ की गई, FSSAI के द्वारा रिलीज़ की जाती है और ये है इसका पूरा नाम, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 और ये रिलीज़ की यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जी ने और ये रिलीज़ की गई वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून के अवसर पर। ओके, तो टॉप करने वाला गुजरात यहाँ पर आपका आ जाता है। ओके, और गुजरात केम सेकंड फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो टॉप पर तो आपको मिलेगा कि तमिलनाडु है ही। ओके, तो टॉप पर तमिलनाडु हो गया पहले नंबर पर, फिर गुजरात जो है वो सेकंड नंबर पर आएगा, फिर महाराष्ट्र है, फिर हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह। तो याद रखना कि तमिलनाडु पहले पर है, दूसरे पर गुजरात है और तीसरे पर महाराष्ट्र है। ये टॉप 3 स्टेट यहाँ पर हो गए बड़े स्टेट्स के अंदर। छोटे स्टेट जो हैं इंडियन स्मॉल स्टेट्स, उसमें गोवा ने टॉप किया है, बाकी के छोटे स्टेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जम्मू एंड कश्मीर ने जो है वो लिस्ट को टॉप यहाँ पर किया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले नंबर पर जो है वो आपका तमिलनाडु और छोटे स्टेट में गोवा और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। जो ये आपकी इंडेक्स है, ये इंडेक्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में क्रिएट की गई और ये दिखाती है कि कैसे फूड सेफ्टी इकोसिस्टम कंट्री के अंदर उसमें पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं और कौन से स्टेट कितनी आगे पीछे चल रहे हैं। इसके 5 इंडिकेटर हैं, पांचों इंडिकेटर आपकी जुबान पर होने चाहिए। पहला है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, दूसरा है कंप्लायंस, तीसरा है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलियंस, चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और पांचवा है आपका कंज्यूमर एम्पावरमेंट। सबका अलग अलग वेटेज है, सभी को लगभग 20%। देखो, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा को 20% वेटेज दिया गया है, कंप्लायंस को 30% वेटेज यहाँ पर दिया गया है, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलियंस को 20% दिया गया है, ऐसी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग को 10% दिया गया है और यहाँ पर आपको मिलेगा कंज्यूमर एम्पावरमेंट को 20% वेटेज जो है वो दिया गया है। तो वेटेज भी थोड़ा सा याद रखना, वैसे ही रखने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको पता है कि इसके अंदर में क्या आएगा, ये पर्टिकुलर इंडिकेटर है। तो इसके अंदर में देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे हो रहा है। कंप्लाइंस का मतलब ये है कि FSSAI की गाइडलाइन के हिसाब से कौन जो है वो कंप्लाई मैनेज करता है, मतलब लाइसेंस वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, तो उसके बेस पर ये सब कंपाइल करके यहाँ पर डाटा जो है वो दिया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और सेंटर ने हाइक कर दिया है MSP एज खरीफ सोइंग बिग। खरीफ का सीज़न जो है वो शुरू होने वाला, तो यूनियन कैबिनेट ने जो MSP यहाँ पर देते हैं स्पेशली खरीफ क्रॉप्स के लिए मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए, उसको हाइक कर दिया है। जैसे पैडी की अगर हम बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है इंडिया के अंदर, ओके, इसमें MSP को 100 रुपये से यहाँ पर बढ़ा दिया है।
2021-22 के अंदर अगर हम बात करें तो 1 कुंटल चावल सरकार जो है वो 1940 रुपये में खरीदती थी, लेकिन अब जो है वो 1 कुंटल चावल 2040 रुपये में खरीदा जाएगा। तो ये जो है वो चावल के प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। यूपीएससी इस नीले कलर की लाइन से क्वेश्चन पूछ चुका है। जो प्राइस हैं एमएसपी के ऊपर ये डिसाइड किए जाते हैं या अप्रूव किए जाते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जो कि चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा और भी क्रॉप्स हैं लाइक सीजम है, इसके अंदर भी प्राइसेस को इम्प्रूव किया गया है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तूर है, उड़द है, इसमें भी 300 रुपये पर कुंटल ईच में यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। तो जब एमएसपी इंक्रीज किया जाता है तो ये कोशिश की जाती है कि फार्मर्स डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैडी ना उगाएं। देखो पैडी के अंदर सिर्फ 100 रुपये इंक्रीज किए गए हैं, लेकिन दालों के अंदर आप देखो कि 300 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। तो किसान सोचेगा कि दाल ज़्यादा डिमांड में है, इसका मतलब दाल को उगाना चाहिए और वो राइस को नहीं उगाएगा, जिससे मीथेन के एमिशन कम हो पाएंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा वो सरकार ये भी चाहती है कि पल्सेस या ऑयल सीड हैं उनको भी उगाया जाए, क्योंकि इंपोर्ट हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिजीनियस प्रोडक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। दैट सपोर्ट इज कॉल्ड एमएसपी सपोर्ट, और जितना ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन लोकली देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2022 की यहाँ पर रिलीज़ की गई, और इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली एक अच्छी इंडेक्स के रूप में उभर करके आई, पता ही नहीं चला। ठीक है, अभी बताते हैं क्या हुआ। यहाँ पर बेसिकली जो बात की गई है वो नाइजीरिया की गई है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नाइजीरिया आप देखो कि कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अफ्रीका, 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग थी, उसमें इसको 168वां स्थान मिला। आप सोच रहे होंगे नाइजीरिया के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्री के हिसाब से। पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी पॉपुलेशन लिए बैठा है, और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में बिल्कुल भी अच्छा रैंकिंग यहाँ पर नहीं है। इन द सब सहारन रीजन सेशेल्स जो है उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। ओके, ऐसे ही फिर बोत्सवाना, ये सब चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है बेसिकली नाइजीरिया है, वो अपने लोगों को एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क से बचाने के लिए बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही है। पुअर एयर क्वालिटी, हैवी मेटल्स, सैनिटेशन की सुविधाएं अच्छी नहीं है। ओके, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। ईपीआई जो है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है जो कि ये देखता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एनवायरमेंटल हेल्थ कैसी है, एयर पोल्यूशन वगैरह के मीजर्स कैसे हैं, और वो सस्टेनेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या कर रहा है, उसको मीज़र करता है यहाँ पर। और असेसमेंट जो है वो लगभग 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पर है, जिसमें ओवरऑल 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, एनवायरमेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना है, इकोसिस्टम की वाइटलिटी को ध्यान में रखना है, और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना है। इन 3 पिलर्स के अंदर में आपके 40 इंडिकेटर और उसके बेस पर ये रैंकिंग दी जाती है। चलो नाइजीरिया की बात तो कर ली कि 161 है, क्या 168 है नाइजीरिया की रैंकिंग, लेकिन बात तो यहाँ आ जाती है कि जहाँ इंडिया की रैंकिंग जो है वो 180 आ रही है। ठीक है, तो इंडिया 180, और सबसे नीचे यहाँ पर इंडिया को रखा गया है पूरी रैंक में। बॉटम 8 कंट्रीज में आप देखोगे तो टॉप पर तो ये सब हो ही गए, इंडिया जो है वो 180वां कंट्री है, यानी कि नाइजीरिया से भी बुरी हालत इन लोगों ने इंडिया की यहाँ पर दिखाई है। तो ईपीआई जो है वो बेसिकली एक बाइनियल इंडेक्स है, 2002 में स्टार्ट हुई थी, और 2002 में इसका नाम था एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ में मिलकर के रिलीज करते हैं। सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, रटो इसको। ठीक है, इसको रटो, ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। तो इंडिया की सिचुएशन याद रखना, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक सबसे पीछे है, आप क्या समझते हैं कि ये सब सही है या गलत है। तो ये कंट्रोवर्सी में रहा, और इंडिया इतना नीचे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी कुछ कर रहा है इंडिया भी। तो ये चीज़ें मिलेंगी। सिंगापुर के अंदर अगर हम देखें तो सिंगापुर में लग गई है डेंगू इमरजेंसी, और डेंगू इमरजेंसी का मतलब ये है कि लगभग डिजीज़ के 13,000 से ज़्यादा केसेस यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो जस्ट आपको याद रखना है कि सिंगापुर न्यूज़ के अंदर आया क्यों, क्योंकि वहाँ पर डेंगू इमरजेंसी आ गई। बाकी कितने केस, कैसे बढ़े, क्यों बढ़े, ये सब हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में देगा कि सिंगापुर न्यूज़ के अंदर आया क्यों, क्योंकि वहाँ पर डेंगू इमरजेंसी लगी हुई थी। इसके अलावा बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड ने एक बेसिकली नया टैक्स प्रपोज किया है फार्मर्स के लिए जो कि लाइव स्टॉक सेक्टर में वर्क करते हैं। सॉरी। तो न्यूजीलैंड ने एक टैक्स यहाँ पर लगाया है कैटल या शीप, जो भी ओनर हैं या फार्मर्स हैं। तो और कैटल और शीप से मैंने आपको बताया कि अभी मीथेन वगैरह रिलीज होती है या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन यहाँ पर होता है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस न्यूजीलैंड के अंदर है। तो उसको टैकल करने के लिए ये टैक्स जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। फार्मर्स जो कि प्रोड्यूस करेंगे गैसेस को, मतलब जिनके फील्ड से या फिर फार्म से गैस निकल रही होंगी ग्रीन हाउस गैसेज,
उन पर टैक्स लगाया जाएगा 2025 से। बट दोज फार्मर हु रिड्यूसेस इमिशन थ्रू फीड एक्टिविटीज़, उनको इंसेंटिव यहाँ पर दिए जाएंगे। जो फार्मर अच्छा करेंगे उनको इंसेंटिव मिलेंगे, जो बुरा करेंगे उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इससे जो है वो ओन फार्म फॉरेस्ट्री को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा और इमिशंस जो हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। रिवेन्यू जितना भी जनरेट होगा ये रिसर्च, डेवलपमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज में यूज़ किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा मीथेन के बारे में बात की गई, CH4 जिसको कहते हैं, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है लाइव स्टॉक सेक्टर से। और 2019 में मीथेन के जो लेवल हैं वो रिकॉर्ड हाई पहुंच गए अकॉर्डिंग टू द BBC। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। और न्यूजीलैंड न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इन्होंने टैक्स लॉ को प्रपोज किया फार्मर्स के लिए। उसके बाद एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया ग्रीन गोल्ड के ऊपर। ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है, तो तेंदू की पत्तियों के बारे में आपने सुना होगा, तेंदू लीफ, इनको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में तेंदू लीफ कलेक्शन के ऊपर FIR जो है वो फाइल हो गई। और क्या हुआ इस चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं। ट्राइबल रेसिडेंट हैं लगभग 50 विलेजेस के। विलेज कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ में भी डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, तो कंकेर डिस्ट्रिक्ट और राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली कंसेप्ट को समझो। ओके, तो इन 50 विलेजेस के ट्राइबल्स ने ये डिसाइड किया है कि जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनके अगेंस्ट FIR जो है वो फाइल की जाएगी। और क्योंकि उन्होंने जो है वो तेंदू लीव्स को कन्फिस्केट कर लिया जो कि उन्होंने कलेक्ट की थी। बेसिकली ट्राइबल्स ने तेंदू लीव्स कलेक्ट की थी और कलेक्ट करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आकर के उनको जब्त कर लिया कि आप इसको कलेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा राइट है। तो इसमें मुद्दा कहाँ पर आ गया, ठीक है। आखिर ट्राइबल्स का अधिकार है या स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकार है तेंदू की पत्तियों के ऊपर, कंट्रोवर्सी इसके ऊपर चल रही है। तो डिस्प्यूट यही हुआ कि तेंदू जो है इसको आप ग्रीन गोल्ड कहते हो और ये एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इंडिया के अंदर। 1964 से ही तेंदू का जो ट्रेड है उसको नेशनलाइज किया गया था। 1964 में तेंदू की लीव्स को नेशनलाइज किया गया था। अनटिल देन पीपल जो हैं वो तेंदू की पत्ती को मार्केट तक खुद ही ले जाते थे और खुद ही सारा वर्क करते थे। तो तेंदू की पत्तियों को नेशनलाइज किया गया 1964 के अंदर। अंडर दिस अरेंजमेंट ये जब नेशनलाइज हो गई तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर ओनरशिप गवर्नमेंट की हो गई। तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को राइट दिया गया कि तेंदू लीव्स को आप कलेक्ट करोगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग सब आपके हाथ में यहाँ पर है। डिस्प्यूट जो है वो इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर हुआ कि एक तरफ तो आपका जो नेशनलाइजेशन किया गया वो कहता है कि तेंदू की पत्तियों को बेचने का अधिकार स्टेट डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन दूसरी ही तरफ हमारे पास एक एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड FRA यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, दूसरी भाषा में शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, जो ये कहता है कि जो तेंदू की लीफ का कलेक्शन का काम है वो वहाँ के ट्राइबल लोगों का है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ट्राइबल्स का अधिकार यहाँ पर है। तो ये जो वर्डिक्ट है ये आपका इस तरीके से बात करता है। तो दोनों के दोनों जो केसेस हैं उनमें कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लगातार न्यूज़ में है, आपको जस्ट ध्यान में रखना है कि हाँ ये तेंदू और इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ पर चल रही है। इसके बाद आगे बात करें तो लिखा हुआ है फोर्ट्रेस कंजर्वेशन। बेसिकली तंजानिया के अंदर जो है वो टेंशन्स हो गई। क्यों? क्योंकि मसाई ट्राइब आपको पता है वहाँ पर रहती है। तो मसाई ट्राइब को वहाँ से इविक्ट किया जा रहा है ताकि उस पर्टिकुलर इलाके को जो है वो गेम रिजर्व बना सके। इंडिया में गेम रिजर्व का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है। अब इंडिया में किसी भी रिजर्व को गेम रिजर्व नहीं बनाया जाता। बेसिकली ये गेम रिजर्व का कंसेप्ट ये है कि कोई रॉयल फैमिलीज़ होती हैं तो वो हंटिंग वगैरह के लिए एक पर्टिकुलर इलाके को एक्वायर कर लेती हैं और ऐसा ही काम यहाँ पर भी हुआ। UAE की कोई रॉयल फैमिली थी, ओके, और उन्होंने जो है वो इस तंजानिया के रीजन को गेम रिजर्व बनाने के लिए काफ़ी सारा मनी दिया। तो मनी देने के बाद जो तंजानिया की सरकार है उन्होंने मसाई ट्राइब को वहाँ से हटा दिया क्योंकि वो उसको गेम रिजर्व बनाना चाहते थे, यानी कि एक बेसिकली UAE की रॉयल फैमिली के लिए उस इलाके को रिजर्व करना चाहते थे ताकि वो वहाँ पर शिकार कर सकें। आपको क्या याद रखना है? आपको ये रीज़न याद रखना है कि कौन सा रीज़न न्यूज़ के अंदर आया। तो ये था आपका लो लियोनडो, ठीक है, डिवीज़न। ओके, तो तंजानिया का ये रीज़न जो है वो याद रखना है। और न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि ये गेम रिजर्व बनाने की डिमांड यहाँ पर चल रही थी। सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इसके ऊपर कंट्रोवर्सी की कि आप कैसे मसाई ट्राइब को वहाँ से हटा सकते हैं, वो उनका राइट है, वो उनका अधिकार है, तो आप ये नहीं कर सकते। सर्वाइवल इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली ट्राइबल्स के राइट के लिए जो है वो वर्क करती है और साथ ही साथ जो बेसिकली अनकॉन्टेक्टेड पीपल हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनसे भी कनेक्ट यहाँ पर करती है। ऐसे ही ओकलैंड इंस्टीट्यूट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि फ्रेश आइडिया लेकर के आता है कि कैसे जो लोग हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल अपलिफ्टमेंट यहाँ पर जो है वो करना है।
तो आपको जस्ट इस डिवीज़न का नाम याद रखना है, इस एरिया का नाम याद रखना, और कहाँ पर है, तंजानिया के अंदर। उसके बाद आगे बात करते हैं, और आगे लिखा हुआ है कि न्यू एविडेंस इमर्जेस ऑन हाउ माया फोर्टिफाइड मेज बुल्ड इंडोर टॉयलेट्स। तो दो चीज़ें हैं, माया सिविलाइजेशन, उसके ऊपर लगातार स्टडी हो रही है। बेसिकली जो माया सिविलाइजेशन है वो मीज़ो अमेरिकन इलाके में थी, स्पेशली युक्टान पेनिनसुला, मैक्सिको वाले इलाके के अंदर। तो यहाँ पर ये बेसिकली इनके बारे में पता लगा कि इन्होंने मेज को फोर्टिफाइड किया था। जो काम हम आज कर रहे हैं राइस के साथ, वो काम इन्होंने यहाँ पर मेज के साथ किया था, लेकिन उतने साइंटिफिक तरीके से नहीं, अलग तरीके से इस काम को यहाँ पर किया। साथ ही साथ इन्होंने इंडोर टॉयलेट जो है उनको भी बिल्ड यहाँ पर किया। तो एक स्टडी यहाँ पर हुई जिन्होंने बताया कि माया सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने मेज को फोर्टिफाइड किया था, यानी कि उसके अंदर एडिशनल न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो ऐड किए थे, और उन्होंने एक केमिकल प्रोसेस यहाँ पर अपनाई थी जिसका नाम था निक्सटेमलाइजेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी अभी एक टर्म निक्सटेमलाइजेशन जो है वो न्यूज़ के अंदर थी, ये क्या थी? तो ये बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है जिसकी मदद से जो माया सिविलाइजेशन के लोग हैं उन्होंने मेज को फोर्टिफाइड यहाँ पर किया। निक्सटेमलाइजेशन इज़ अ मेथड जिसकी वजह से जो मीज़ो अमेरिका के एंशियंट पीपल हैं लाइक माया, उन्होंने जो मेज है उसको कुक किया, उसको सोक किया सॉल्यूशन के अंदर, एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर, और मोल पैलेटेबल, न्यूट्रिशियस और नॉन टॉक्सिक उसको यहाँ पर बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेज बेसिकली अमेरिका के अंदर प्राइमरी क्रॉप के रूप में उभर करके आई और काफ़ी भारी मात्रा में कल्टीवेट की जाती थी। बेसिकली 3 सिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती थी, एक है मेज, बीन्स और स्क्वैश। इन तीनों को 3 सिस्टर कहा जाता है, और ये प्री कोलंबियन नॉर्थ और मीज़ो अमेरिका में एक इम्पॉर्टेंट डाइट का सोर्स यहाँ पर थी। ओके, तो इसका ये जो प्रोसेस है, इसकी मदद से जो आपकी मेज है उसके कर्नेल को सॉफ्ट बनाया जाता है, रिमूव बनाया जाता है। पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिख दी, एक बार पढ़ लो। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके या PDF नीचे से डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम लिंक दिया गया है वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी पढ़ने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ऐसा ही इन्होंने जो है वो दूसरी खबर, एक तो ये हो गई कि मेज को फोर्टिफाइड किया, इसके अलावा इन्होंने जो है वो इंडोर टॉयलेट्स भी यहाँ पर बिल्ड किए, और उससे रिलेटेड एक टर्म निकल करके आती है जिसका नाम है कुलट्यून्स। ओके, कुछ भी कहो, ओके, बस ये टर्म याद रखनी है। ये बेसिकली पिट्स थे जो कि कट करके बनाए गए थे बेड रॉक्स को, आप देख सकते हो इस तरीके से, और 2012 में इनकी डिस्कवरी होनी शुरू हुई, और ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर वर्क करते थे। तो साइंटिफिक मेथड्स वगैरह का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, साइज़ वगैरह सब सही है। ओके, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। खैर, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2 टर्म्स याद रखनी है, एक तो दिस निक्सटेमलाइजेशन और एक दिस कुलट्यून्स। ओके, तो ये क्या है? ये कुछ ना कुछ आपके माया सभ्यता से रिलेटेड जो है वो टर्मिनोलॉजी है। उसके अलावा अगर आगे बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा बायोमास को फायरिंग के बारे में। बायोमास जो को फायरिंग है उसका प्रोविज़न आपको देखने के लिए मिला जो यूनियन बजट 2022-23 का आया, उसमें मंत्री जो आपकी सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि जितने भी कोल पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, उनको 5 से 7% जो टोटल बर्निंग करते हो उसमें 5 से 7% बायोमास को फायरिंग की बर्निंग होनी चाहिए। लेकिन बायोमास को फायरिंग की बर्निंग तभी होगी जब उसके लिए हमारे पास पेलेट्स जो हैं वो उपलब्ध होंगी, यानी कि बायोमास उपलब्ध होगा। तो बायोमास हमें मिल नहीं रहा है, और जो कह सकते हैं कि ओब्लिगेशन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये इसको कहा जाता है डिमांड सप्लाई गैप। और बायोमास पेलेट्स की अनअवेलेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ की, और इसकी वजह से जो ये डिसीजन है कि को बायोमास फायरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हो कि इतने टन जो बायोमास पिलेट्स जो हैं वो पर डे रिक्वायर होती हैं को फायरिंग के लिए, बट पर डे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही उपलब्ध यहाँ पर हैं, तो ये किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है। डिमांड सप्लाई गैप की वजह से बायोमास को फायरिंग पॉलिसी वर्क नहीं कर पा रही है। बायोमास को फायरिंग के लिए नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट भी चला हुआ है, जिसको कहते हैं समर्थ, और इसको दूसरी भाषा में सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज़ ऑफ एग्रो रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स भी कहा जाता है। और इसके अंदर बेसिकली ये लिस्ट है जिसमें 70 से 80 प्लांट जो पेलेट मैन्युफैक्चर हैं, बेसिकली बायोमास जो जनरेट करते हैं, उनको पावर प्लांट से कनेक्ट करने की बात की गई है। तो पावर प्लांट्स को पता होगा कि यहाँ से हमें बायोमास मिल जाएगा, वो लेकर के आएंगे और उसको बर्न यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ सरकार जो है वो पेलेट मैन्युफैक्चरर्स की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, लाइक बाय द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द कंट्री। इसके अलावा इन ऑर्डर टू फर्दर स्ट्रेथन एंड रेगुलेट द सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको समर्थ के द्वारा रजिस्टर भी किया जा रहा है। समर्थ की फुल फॉर्म मैंने बताई, किस चीज़ से एसोसिएटेड है वो भी आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा बात की जाए आगे तो एयर पोल्यूशन जो है वो इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 5 साल से कम कर चुका है। ओके, तो एयर पोल्यूशन के कारण जो हम 70 साल जीते या 75 साल जीते, अब हम उससे 5 साल कम यहाँ पर जिएंगे। ये सब स्टडी की गई एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा, और इन्होंने जो है वो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बेसिकली यहाँ पर रिलीज़ की, और इन्होंने ये भी बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में जो है बच्चे हैं या मैटरनल हैं तो उनके अंदर कम होती चली जा रही है, और भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई। इफ़ WHO की गाइडलाइंस को यहाँ पर फॉलो किया गया आर मेड इन द 10 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स ऑफ द कंट्री, इंडिया के अंदर, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। WHO की गाइडलाइंस रिसेंटली आई, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा। ओके, 2005 की ये गाइडलाइंस जो है वो रिवाइज की गई थी। तो इन्होंने यही बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बढ़ानी है तो आपको WHO की गाइडलाइंस को यूज़ करना पड़ेगा, वरना आपको दिख ही रहा है कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 5 साल से यहाँ पर कम हो गई है। और इसके पीछे के कारण भी बताए, माल न्यूट्रिशन एक कारण यहाँ पर हो सकता है, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी कारण यहाँ पर है। रिपोर्ट ने इस चीज़ को भी नोट किया कि उत्तर प्रदेश जो है वो 8 ईयर से ज़्यादा की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को गेन कर सकता है अगर WHO की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। ऐसे ही बिहार 7 साल को गेन कर सकता है, वेस्ट बंगाल 6 साल को, राजस्थान ये सब जो है वो 5 साल को गेन कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पोटेंशियल गेन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हम PM 2.5 के लेवल को घटा लें या WHO की गाइडलाइंस को फॉलो कर लें इंडिया के अंदर, तो हम जो हैं वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को गेन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 8 साल तक बढ़ जाएंगे, जबकि तमिलनाडु के अंदर पर पर्सन की जो एवरेज उम्र है वो 2 साल से बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द अर्थ नेचुरल क्लाइमेटिक पैटर्न चेंजिंग, लगातार चेंज हो रहे हैं अर्थ के क्लाइमेटिक पैटर्न। एक ला नीना जो कि कूलर फेस के रूप में जाना जाता है, वो भी करेक्टरिस्टिक अलग दिखा रहा है, और ये साइन होते हैं क्लाइमेट चेंज के। तो बेसिकली लानीना जो कि एक ओशियन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, ग्लोबल कूलिंग यहाँ पर करता, ओके, लेकिन ये जो है वो अभी वार्मिंग फेज को लेकर के यहाँ पर आया है। स्पेशली लानीना जो है वो समर 2022 से स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिला था, और उसके बावजूद जो हैं वो हीट वेव्स यहाँ पर आई नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया के अंदर, और ये जो करेक्टर में चेंज यहाँ पर हुआ है ट्रेड विंड्स के भी, तो ये सब जो हैं वो चीज़ें यहाँ पर बढ़ी हैं। वैसे इन चीज़ों को मैं इसमें भी पढ़ा चुका हूँ, 1 से लेकर के 15 जून 2022 की, या इससे पीछे वाली जो थी 16 से लेकर के 31 मई वाली, उसको जरूर से देखिएगा। बाकी मैंने यहाँ पर लिंक भी दिया है, तो आप इस स्टोरी को खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ये जस्ट कॉमन स्टोरी है, आपको एक थोड़ी बहुत तो करना पड़ेगा खुद भी। ठीक है, स्टोरी यहाँ से पढ़ो, आपको नई चीज़ें मिलेंगी, समझने में दिक्कत होगी। ओके, समझने में दिक्कत होगी लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो इस पर ये लिंक ही है, बेसिकली PDF डाउनलोड करके क्लिक करोगे तो भी पहुँच जाओगे, और ऐसे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स का नया मैप यहाँ पर क्रिएट किया गया है, और ये जो नया मैप है ये आज की सिचुएशन को देख करके है कि कैसे अर्थक्वेक्स आएंगे या वोल्केनोज आएंगे तो उनको समझने में हमें ज़्यादा मदद यहाँ पर मिल सकती है। मैप को डेवलप किया गया है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडले के द्वारा, और ये जो नई स्टडी है ये इंक्लूड करती है कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरीके से होंगी। तो ये अपडेटेड मैप यहाँ पर है, और जो मटेरियल यहाँ पर अब इन्होंने तैयार किया है, जो मैप यहाँ पर तैयार किया है, ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि अर्थक्वेक्स हैं या वोल्केनोज हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पर मिलेगी। इस स्टडी ने बेसिकली न्यू मैप जो बनाया है ग्लोबल जियोलॉजिकल प्रोविंसेस का या टेक्टोनिक प्लेट्स का, ये जब पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना था, पहला सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था बालबरा, और उसके बाद बालबरा जो है वो आपका पेंजिया के अंदर कन्वर्ट हुआ, और पेंजिया से जो है वो आज का मॉडर्न जमाने का जो कॉन्टिनेंट सिस्टम है वो क्रिएट हुआ। तो ये जो इन्होंने नया मैप कंस्ट्रक्ट किया है ये इस बालबरा को देख करके किया है, जैसा कि फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट यहाँ पर बना। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी भी याद होनी चाहिए कि पहले ये बालबरा जो पहला सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर पेंजिया आया, और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा कि मॉडर्न कॉन्टिनेंट जो है वो उभर करके आए। आज ये मैप अपडेट किया गया है, इससे पहले 2003 में इस मैप को अपडेट किया गया था, उसके बाद अब ये मैप को अपडेट किया गया है। मैप के अंदर कुछ नई माइक्रो प्लेट्स हैं उनको भी डाला गया है, कुछ नई जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनको भी डाला गया है। लाइक आप देखोगे कि एक प्लेट है जिसका नाम है मैक्यूरी माइक्रो प्लेट, इसका नाम याद रखना। ठीक है, ये माइक्रो प्लेट जो है वो तस्मानिया के जो साउथ है और कैप्रिकॉन उसके आपको बीच में देखने के लिए मिल जाएगी, और ये जो है वो सॉरी यहाँ पर 1 मिनट मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ। ठीक है,
ये दो प्लेट बेसिकली नई डाली गई हैं। एक तो प्लेट है जिसका नाम है मैक्री माइक्रो प्लेट, ये तस्मानिया के साउथ में मिलेगी, और दूसरी जो है वो आपको मिलेगी कैप्रिकॉर्न माइक्रो प्लेट, जो कि आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट्स के बीच में देखने के लिए मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्लेट मॉडल है उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो अपडेट ये है कि उन्होंने वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका पर ज़्यादा स्टडी की है, वहाँ के मॉडल्स को ज़्यादा सुधारने की कोशिश की है। तो ये कुछ नया जो ग्लोबल टेक्टोनिक मैप मिलेगा, देख रहे हो 2022 लिखा हुआ है, और इस तरीके का मैप जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है। बाकी ज़्यादा चीज़ जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। उसके बाद वर्ल्ड सी टर्टल डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और यहाँ पर सेलिब्रेट किया, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, और 16 जून को ये जो है वो ऑब्जर्व किया गया। इसमें 10 तरीके बताए गए जिससे कि हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं सी टर्टल को। सी टर्टल कभी कभी बाई कैच हो जाते हैं। बाई कैच मतलब हम उनको पकड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन जब फिशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो अनइंटेंशनल तरीके से कैप्चर हो जाते हैं नॉन टारगेटेड स्पीसीज का इन द फिशरी, उसको कहा जाता है बाई कैच। और ये मेजर कोज है जिससे कि सी टर्टल्स की मोर्टेलिटी बढ़ती चली जा रही है। तो इस मूवमेंट को वगैरह को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 10 एडवांस मैकेनिज्म आप यहाँ पर अपना सकते हो। सबसे पहले जो फिशिंग वेसल्स हैं या टर्टल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरा, आप कुछ नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस हैं। जैसे ही आपके नेट में टर्टल फंसता है तो वो नेट जो है वो उसको रिलीज कर देगा टर्टल को ऑटोमेटिकली। तो दिस इज कॉल्ड टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। ऐसे ही ट्रेलिंग के लिए जो है वो नई टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा सकती हैं, जैसे सॉफ्ट टाइप टर्टल रिलीजिंग डिवाइस। ओके, तो ये जो हैं वो इसको कहते हैं सॉफ्ट टीआरडी, और इसका भी यूज़ किया जा सकता है। मकसद यही है जैसा कि दूसरे पॉइंट में यहाँ पर था। इसके अलावा जो आप गिल नेट्स यहाँ पर होते हैं उनको इल्यूमिनेटिंग तरीके से यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो गिल नेट्स होते हैं उसके अंदर आप लाइट जो है वो लगा सकते हो, स्पेशली ग्रीन लाइट इमिटिंग डायोड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे जो है वो सी टर्टल उसके अंदर नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो उस लाइट को पहचान लेंगे। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो हुक की शेप होती है फिशिंग के लिए उसको चेंज कर सकते हो। आप जो जापान टूना हुक है उसका इस्तेमाल ना करो, आप जो है वो सर्किल शेप्ड हुक का इस्तेमाल ना करो। आप जो है वो यहाँ पर बेसिकली और अलग अलग तरीके के जो हुक्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाना चाहिए। एक मिनट, इस पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। फिशरीज फ्रॉम द पोल एंड लाइन टूना फिशरीज इन वियतनाम कंपेयर्ड द ट्रेडिशनल जापान टूना हुक एंड सर्किल शेप्ड हुक टू सी इफ चेंजेस इन फिशिंग गियर वुड रिड्यूस सी टर्टल बाई कैच। तो आप पोल या लाइन तरीके के जो हुक का है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करोगे। वॉलेंटरी लॉग बैग्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे टू रिकॉर्ड द इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। जितनी भी कंजर्वेशन से रिलेटेड इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर मेंटेन करना, और साथ ही साथ जियोग्राफिकल जो पोजीशन है टर्टल्स की उसको भी मेंटेन करना, फिशिंग डेप्थ है उसको रेगुलेट करना, और ड्यूरेशन भी, मतलब इस टाइम सी टर्टल्स बीच पर आते हैं तो आपको वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। उसके अलावा सभी फिशर्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो बाई कैच टर्टल्स हैं उसमें रिस्क फैक्टर उसको भी एनालाइज करना है। जितने भी एंटेंगल टर्टल हैं उनको वापस रिलीज़ करना है, और जो घोस्ट गियर यानी कि एबेंडन्ड या लोस्ट डिस्कार्डेड गियर्स हैं या नेट्स हैं जो ओशन में चले जाते हैं उनको रिड्यूस करना है, और जिससे कि सी टर्टल को बचाया जा सके। इसके अलावा एक नई रिपोर्ट यहाँ पर आई और इन्होंने बताया कि हिमालयन रीजन के अंदर टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा हो गया है हिमालयन रीजन के अंदर। तो देयर इज़ अ नीड टू प्री एम्प्ट द डिजास्टर इफेक्ट ऑफ अनरेगुलेटेड टूरिज्म। तो जो टूरिज्म अनरेगुलेटेड तरीके से है उसको कम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो ओवर एक्सप्लॉइट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमालयन रीजन के अंदर उसको भी कम करने की ज़रूरत यहाँ पर है। ये बेसिकली रिपोर्ट आई जिसका नाम था टूरिज्म हैज़ ब्रोट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द हिमालयन रीजन बट द एनवायरमेंटल कॉस्ट हैज़ बीन कैटास्ट्रॉफिक। ये पूरी की पूरी लाइन थी, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में ऐसी की ऐसी छपी, और डाउन टू अर्थ ने इसको यहाँ पर दिया। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं लद्दाख का। लद्दाख बेसिकली वाटर डेफिशिएंट एरिया है, और मोस्टली जो वाटर है वो स्नो या ग्लेशियर मेल्ट के कारण यहाँ पर आता है इंडस रिवर के द्वारा। इंडिविजुअल वाटर कंजम्पशन एक रेसिडेंट के द्वारा एक दिन में आपको मिलेगा 75 लीटर के करीब है। ओके, ऑन एन एवरेज, वेयर एज एक टूरिस्ट जो है वो लगभग एक दिन में 100 लीटर तक कंज्यूम यहाँ पर कर जाते हैं। और रिपोर्ट ने इस चीज़ को बताया कि वाटर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि वाटर यूज़ प्रेशर बढ़ रहा है। इसके अलावा लद्दाख के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे हेमिस है, या फिर चांगथांग कोल्ड डेजर्ट सेंचुरी है, या फिर काराकोरम सेंचुरी है। तो यहाँ पर रेगुलर तरीके से पेट्रोलिंग और विजिलेंस की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, जिससे जो वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट यहाँ पर आएँ अनवांटेड वाले, ठीक है, जिनको परमिट वगैरह भी नहीं है, उनको रिड्यूस किया जा सके, और बेसिकली जो इंटरेक्शन है उसको यहाँ पर रोका जा सके। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को भी यहाँ पर रोकना है। तो ये प्रेशर जो है उसको यहाँ पर रोकने की बात हो रही है। किसी भी टूरिस्ट इलाके में ये प्रेशर नहीं होना चाहिए।
इसी तरीके से आगे न्यूज़ मिलेगी, असम के अंदर फ्लड्स आ रहे हैं भारी मात्रा में और उसके बाद भी प्लानिंग जो है वो ढंग से नहीं मिली। ओके, पुअर प्लानिंग देखने के लिए मिली। जब आपको पता है कि हर साल असम के अंदर फ्लड आने हैं तो आप ढंग से प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन मिली और इसका जो कारण है असम फ्लड का, बेसिकली आती हर साल है लेकिन इस बार बहुत इंटेंसिटी बढ़ गई और उसके पीछे का कारण ये है कि ला नीना का कॉम्बिनेशन मिला। उसके अलावा इंडियन ओशन के अंदर निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की कंडीशन मिली। अब ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो वो अभी फिलहाल जियोग्राफी खोल करके पढ़ो, ये समझाने का समय नहीं है इसको। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इन चीज़ों के कारण जो विंड्स हैं यहाँ पर आती इंडियन ओशन से, वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो लेकर के आई, जिसकी वजह से भारी मात्रा में असम के अंदर बारिश देखने के लिए मिली। तो ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई बे ऑफ बंगाल में और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो लेकर के आई। पहले इतना मॉइस्चर कभी नहीं लेकर के आती थी और इसकी वजह से आपको मिलेगा कि ये मॉइस्चर जो इतना ज़्यादा था वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पर राइज होता है तो वाटर की जो बेसिकली एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है और वो भी लंबे समय तक के लिए यहाँ पर बढ़ जाती है। तो वो और ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी जिसके कारण भारी मात्रा में रेनफॉल यहाँ पर होगी और ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो इसकी वजह से आपको मिलेगा कि बांग्लादेश में भारी बारिश हुई। इसके अलावा असम के अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिली हैं, जैसे एम्बैंकमेंट यहाँ पर बनाया गया था अभी कुछ समय पहले ही और जैसे ही बारिश आई यहाँ पर वो एम्बैंकमेंट टूट गया। तो ये दिखाता है कि प्लानिंग बिल्कुल पूरी तरीके से पुअर है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 7% डिस्ट्रिक्ट के पास ही असम की ये मैनेजमेंट प्लान है, यानी कि वो प्लान के तौर पर काम भी नहीं कर रहे हैं। तो असम को ये करना चाहिए कि अपने एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन करे, पॉलिसी इंटरवेंशंस ले और रिवर्स हैं या रिवर इरोजन है उसको ख़त्म करे। पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि फ्लड्स को मैनेज किया जा सके। खैर, ये तो सिचुएशंस आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर दिए हैं जो कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। नीति आयोग ने एक स्टडी की कि इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो ऑर्डर्स यहाँ पर दिए गए इससे कितना भारी नुकसान हुआ इकोनॉमी को। ठीक है, तो नीति आयोग ने स्टडी की। इस स्टडी जो है वो बेसिकली नीति आयोग के द्वारा फुल्ली की गई, फुल्ली फंडेड बाय नीति आयोग, और इन्होंने ये भी बताया कि रिपोर्ट जो है उसका टाइटल था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सेलेक्टेड डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। ओके, तो जो डिसीजंस यहाँ पर एनवायरनमेंट के फेवर में लिए गए, तो सिंपल सी बात है इकोनॉमी को तो नुकसान होना ही था। इन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 से 2021 के बीच में 8,000 करोड़ रुपए खोए सिर्फ इस वजह से क्योंकि एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑर्डर्स यहाँ पर दिए। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आईं और इस स्टडी में जो मदद की गई वो कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी के द्वारा मदद की गई। ओके, और ये सब चीज़ें जो हैं वो निकल करके आती हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर जो रिवेन्यू है वो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इस्तेमाल किया जाता, ये 8,000 करोड़ रुपए अगर बच जाते तो हम जो है वो भारी मात्रा में लगभग 20,000 करोड़ की अपनी जो जीडीपी है या इकोनॉमिक रिटर्न है उसको हासिल कर सकते थे। तो यही बात है, फिर से ये तो बहुत गलत चीज़ है इस तरीके के। तो ठीक है, आपने स्टडी की, आपने पता किया कि कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पर होगा, लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोलॉजिकल इंटरेस्ट। ओके, तो इकोलॉजिकल इंटरेस्ट जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक इकोनॉमी कहाँ से चलती रहेगी। तो हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और आप यहाँ पर पैसे को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये जो 5 केसेस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी ने यहाँ पर निर्णय दिए जिनकी वजह से 8,000 करोड़ रुपए लॉस्ट हो गए, ये 5 डिसीजन आपके यहाँ पर ये रहे। इन 5 डिसीजंस की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कायम रही, जिसकी वजह से पूरी कंट्री को 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इकोनॉमिक घाटा देखने के लिए मिला लेकिन एनवायरमेंटल बेनिफिट देखने के लिए यहाँ पर मिला। तो बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना ये कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या था, बस ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके अलावा ये एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा गया कि जो आने वाली कई सारी मीटिंग्स हैं बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज की, उसमें वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में बात की जानी चाहिए। तो लिखा हुआ है साफ साफ कि वेटलैंड कंजर्वेशन शुड फीचर एज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो आने वाली मीटिंग्स यहाँ पर हैं, ताकि बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखा जा सके, क्लाइमेट चेंज से यहाँ पर लड़ा जा सके। और ये नई रिपोर्ट जो है वो वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ की गई। इन्होंने कहा कि CBD की मीटिंग होगी मॉन्ट्रियल में कनाडा के अंदर और ये होगी COP15 मीटिंग। इसके अलावा UNFCCC की इजिप्ट के अंदर जो है वो COP27 मीटिंग होगी। तो उन मीटिंग्स के अंदर वेटलैंड कंजर्वेशन की बात होनी चाहिए।
इन्होंने 5 तरीके भी सुझाए कि भाई आप क्या कर सकते हो 2030 तक वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। इन्होंने कहा कि जो अनड्रेन्ड पीटलैंड्स हैं या कार्बन स्टोर्स हैं उनको इंटैक्ट रखा जाना चाहिए। ओके, मतलब जो पहले से ही वेटलैंड काफ़ी अच्छी स्थिति में है उनको उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना होना चाहिए। और साथ ही साथ जो 10 मिलियन हेक्टेयर के ऐसे पीटलैंड्स हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं या उसमें काफ़ी ह्यूमन इंटरफेरेंस मिल रहा है, उसको रीस्टोर भी करना चाहिए। ग्लोबल मैनग्रोव कवर को 20% से बढ़ाना चाहिए। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप भी लिख सकते हो। ओके, इसके अलावा जो फ्री फ्लोइंग रिवर्स है उसका प्रिजर्वेशन जरूरी है। फ्लड प्लेन्स का प्रिजर्वेशन जरूरी है। फ्लड प्लेन्स भी एज अ वेटलैंड वर्क यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा जो अफ्रीकन रिवर है बोल्टा, वेस्ट अफ्रीकन रिवर, ओके, उसमें 10% इंक्रीज होना चाहिए उसके टाइडल फ्लैट एरियाज़ के अंदर। और इसके अलावा जो 50% ऑफ 7000 क्रिटिकली इंपॉर्टेंट साइट्स अलोंग द फ्लाई वे उनको फेवरेबल मैनेजमेंट के अंदर लाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, जब निष्कर्ष निकलेंगे तब और देखेंगे। उसके अलावा साइंस एंड टेक में उधमपुर को नई अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए मिली है। तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने नई जो सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर में इसको यहाँ पर लगाया है। ये जो है वो बेसिकली नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में वर्क करता है, उनके द्वारा इनिशिएट किया गया। और ये जो है वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है अर्थक्वेक से रिलेटेड उसको अपग्रेड कर रहा है, उसको स्ट्रेथन कर रहा है। और साइंटिफिक इनपुट्स अच्छे मिलें उन सब के लिए डिजास्टर मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस मेजर्स भी यहाँ पर देख रहा है। ये सब काम जो है वो सीस्मिक माइक्रोजोनेशन के अंदर में हो रहा है। ये टर्म याद रखना, सीस्मिक माइक्रोजोनेशन का मतलब ये है कि हर छोटे इलाके की सीस्मिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पर मापा जाए और ताकि इंटरवेंशन भी अच्छे तरीके से यहाँ पर लिए जाएं। तो उसी तरीके से जो अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग डिज़ाइन कोड्स हैं उनको भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज। और यहाँ पर क्यों लगाई गई है अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो 2 मेजर सीस्मोलॉजिकल फॉल्ट्स के बीच में पड़ती है। नाम याद रखना, एक तो है मेन फ्रंटल थ्रस्ट और एक है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इन दोनों के बीच में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आती है। तो यहाँ पर भारी अर्थक्वेक आते रहते हैं, उसके लिए अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर लगाई गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पोटेंशियल फैक्टर को यहाँ पर ये मापने में मदद करेगी। उसके अलावा बात करें आगे तो यहाँ पर बेदती वरादा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया जा रहा था। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है इसको 1992 में इनिशिएट किया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो चल नहीं पाया। और अब जो है जब बजट के अंदर रिवर इंटरलिंकिंग की बात की गई तो बजट के अंदर जब रिवर इंटरलिंकिंग की बात की गई तो ये प्रोजेक्ट रिवाइव किया गया और इसके लिए अमाउंट भी यहाँ पर दिया गया। प्लान ये था कि जो बेदती रिवर है जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में बहती है, उसको वरादा रिवर से इंटरलिंक करेंगे। और वरादा रिवर जो है वो तुंगभद्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि कृष्णा रिवर में फिर बहती है और बे ऑफ बंगाल को। अब ये सब काम यहाँ पर किया गया। इसके ऊपर कुछ डैम भी बनाए जाएंगे जैसे हीरावदाती डैम है, ये सब चीज़ें बनाई जाएंगी। ओके, बट इशू कहाँ पर आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि आप एक देखो यहाँ से देखो, ये अगर इंडिया पेनिनसुलर इंडिया है तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। कौन सी लिखा हुआ है ना, बेदती एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और दूसरी है वरादा जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आप दोनों जो अलग अलग दिशा में रिवर बह रही हैं उनको इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कोई साइंटिफिक तरीके से वर्क नहीं कर रहे हो। तो जितने भी एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं कर्नाटक के, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि वेदती और वरादा रिवर्स को जो इंटरलिंकिंग का काम है वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है और बेस्ड हो रहा है पब्लिक मनी। आप एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर को ईस्ट फ्लोइंग रिवर से कैसे कर दोगे ऐसे, ठीक है, इंटरलिंक। तो इसके ऊपर यहाँ पर इशू आया। इन्होंने ये भी कहा कि इससे हमें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हाँ जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक ग्रेनाइट इंडस्ट्री, आयरन, सीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज़, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये बात कह करके एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट को जो है वो अपोज यहाँ पर कर रहे हैं। तो इशू समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे बात करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ईटिंग एक्जोटिक फूड, आप ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकते हैं। मैंने बताया कि फूड जैसे ही चैन यहाँ पर होती है ना, आपकी प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक की हर एक चीज़ के अंदर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन यहाँ पर होता है। तो वर्ल्ड जो है वो रफली 3 गीगाटन्स ग्रीन हाउस गैस एनुअली जो है वो जनरेट करता है फूड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, फ्रॉम प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक। तो इस तरीके से आप मिलेगा कि फूड रिलेटेड इमिशन से 19% जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस का इमिशन सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्शन से हो सकता है, लैंड यूज चेंजेस से हो सकता है और ट्रांसपोर्टेशन से हो सकता है। इसमें टॉप इमिटर आते हैं जो कि फूड ट्रांसपोर्टेशन से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करते हैं। उसमें चाइना है, यूएस है, इंडिया है, रशिया है, ये आ जाते हैं।
और ये सब मिलकर के 64% तक कंट्रीब्यूट करते हैं डोमेस्टिक फूड ट्रांसपोर्ट के अंदर। ओके, इसके अलावा मतलब डोमेस्टिक फूड ट्रांसपोर्ट से इमिशन के अंदर। ओके, तो ये मॉडल है, बेसिकली मॉडल का नाम है मल्टी रीजनल इनपुट आउटपुट मॉडलिंग। इसके जरिए चीज़ों को पता किया गया। अब ये बताया गया कि अगर आप लोकली चीज़ों को कंज्यूम करते हो तो आप जो है वो ग्रीन हाउस गैस का कंजम्पशन जो है उसको रोक सकते हो। द वर्ल्ड कुड रिड्यूस द इमिशन बाई 0.38 गीगाटन बाई रिप्लेसिंग इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स विद लोकली ग्रोन फूड। इसके अलावा एक्जोटिक फूड वो फूड होते हैं और जनरली फूड्स दैट आर नॉट नेटिव टू योर कंट्री, जो आपकी कंट्री में नहीं पाए जाते, ऐसे फूड्स को एक्जोटिक फूड यहाँ पर कहा जाता है, और नेटिव फूड जो आपकी कंट्री में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है। तो दोस्तों आप चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अफ्रीकन के कोर्ट ने केन्या की सरकार को कहा है कि जो ओजाइक पीपल हैं केन्या के अंदर, उनको 1.3 मिलियन US$ एज अ हिस्टोरिक इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन के रूप में आपको देने पड़ेंगे। मतलब इन लोगों के साथ हिस्टोरिक इनजस्टिस हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो केन्या की सरकार को 1.3 मिलियन डॉलर जो हैं वो इनको देने पड़ेंगे। तो ये बात अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट, इन्होंने इस बात को कही। और ये जो बेसिकली कोर्ट है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, और इन्होंने जो ओजाइक पीपल हैं उनके लिए ये बात कही है। और गवर्नमेंट को ये भी ऑर्डर दिया गया है कि जो ओजाइक पीपल हैं उनको इंडिजीनियस पीपल ऑफ केन्या के रूप में जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जब ये रिकॉग्निशन उनको यहाँ पर मिल जाएगा और फॉर्मल रिकॉग्निशन इनको मिल जाएगा, तो इनकी लैंग्वेज है, इनकी कल्चर है और इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा और उनके बारे में भी लोगों को पता लगेगा। तो ओजाइक कम्युनिटी न्यूज़ में आई, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ की है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल की वेबसाइट के हिसाब से माना जाए, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि इंडिजिनियस पीपल्स के राइट को या डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के राइट्स को मॉनिटर करता है। इनके हिसाब से ओजाइक जो हैं वो वन ऑफ द लास्ट फॉरेस्ट ड्वेलिंग हंटर कम्युनिटी है इनके हिसाब से। ओके, तो अभी भी ये जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स ही हैं, और इस साइट के हिसाब से इनका ये डिस्क्रिप्शन निकल करके आता है। सिंस टाइम इमेमोरियल दे हैव लिव्ड इन द माऊ फॉरेस्ट इन केन्याज रिफ्ट वैली। केन्या की जो रिफ्ट वैली है उसके माऊ फॉरेस्ट में यहाँ पर रहते थे, और कभी कभी माउंट एल्गोन के चारों तरफ भी ये जो हैं वो पाए जाते थे, और घूमते रहते हैं बेसिकली फूड, शेल्टर, आइडेंटिटी वगैरह के लिए। तो ये चीज़ें पोर्टल के हिसाब से निकल के आती हैं। आपको जस्ट ये याद रखना है कि ये कम्युनिटी न्यूज़ में आई, क्यों न्यूज़ में आई ये भी पता होना चाहिए, कहाँ की है ये भी पता होना चाहिए। अमाउंट इग्नोर कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस टू रेज इंडियाज बैंकरप्सी रिस्क 29%। जनरली इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट का इशू आता है, तो अभी जैसे मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में आपको बताया, ऐसा ही ये भी एक आर्टिकल निकल करके आता है। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होती रहती है, जो कंपनीज हैं उनका बैंकरप्सी के जो चांसेस हैं वो भी बड़े होते रहते हैं। साथ ही साथ एक कंट्री है उसके भी बैंकरप्सी के चांसेस यानी डिफॉल्ट के चांसेस बड़े होते रहते हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो इकोनॉमी हर्ट होगी, सिंपल सी बात है। इकोनॉमी हर्ट होगी तो फिर आप जो है वो डेप्ट रीपे नहीं कर पाओगे, और दिस इज कॉल्ड बैंकरप्सी रिस्क। ओके, तो ये जो है वो 29% निकल के आ रहा है। ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो क्या हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इससे जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो डेप्ट पे नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से उनकी क्रेडिट रेटिंग भी डाउनग्रेड यहाँ पर हो जाती है। तो कैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिंक्ड है क्रेडिट रेटिंग से ऑफ सेवरल कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ पर बैंकरप्सी का जो रिस्क है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। और ये सब स्टडी जो है वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के द्वारा की गई। बेसिकली किसी भी कंट्री की सोवरिंग रेटिंग जो होती है वो यही दिखाती है कि वो कंट्री कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब उसको क्रेडिट देना कितना सही रहेगा, क्या वो कंट्री रीपे कर पाएगी। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से देखी जाती हैं। टीम ने इस बात को क्लेम किया कि जो इन्वेस्टर होते हैं या कॉरपोरेशंस होती हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस को इग्नोर कर देते हैं फ्रॉम कैलकुलेशन, उनकी जो मार्केट स्टेबिलिटी है वो अनडिटरमाइंड रह जाती है। मतलब ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते जो लोग बायोडाइवर्सिटी को इग्नोर कर देते हैं। एज नेचर लॉस रिड्यूस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, नेचर का लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, और इसकी वजह से कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए ये हार्डर हो जाता है कि वो अपना डेप्ट है उसको पे नहीं कर पाती, गवर्नमेंट बजट इधर उधर बिगड़ जाते हैं, और साथ ही साथ टैक्सेस जो हैं वो रेज हो जाते हैं, और टैक्सेस रेज होना बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेंडिंग्स कट हो जाती हैं, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है ये इस वाले पॉइंट के अंदर आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। ये वाला जो मैंने आपको अभी अभी बताया ना, ये वाला ये
पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें चाइना और मलेशिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, वर्स्ट अफेक्टेड होंगे। इनमें बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण बैंकरप्सी के रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे ही इंडिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, बांग्लादेश जैसे कुछ 20-30 कंट्रीज जो हैं वो भी निकल करके आते हैं। ओके, तो इसको याद रखना है आपको। उसके बाद अफ्रीका नीड्स टू डबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू अचीव एनर्जी क्लाइमेट गोल्स बाय 2030। तो ये बात कही गई IEA के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, और इन्होंने जो है वो बेसिकली रिलीज़ की अफ्रीका एनर्जी आउटलुक 2022। और इन्होंने कहा कि 2030 तक अगर यूनिवर्सल एक्सेस यहाँ पर हासिल करनी है एनर्जी क्षेत्र के अंदर, या फिर क्लाइमेट गोल्स हासिल करने हैं, तो जितना इन्वेस्टमेंट इस समय एनर्जी सेक्टर में किया जा रहा है अफ्रीका के अंदर, उसका दोगुना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हर साल जो है वो लगभग 190 बिलियन US डॉलर की ज़रूरत, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 2026 से 2030 के बीच में, और इनको तभी क्लीन एनर्जी यहाँ पर हासिल हो पाएगी। 2021 में 43% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका, यानी कि लगभग जो है वो 600 मिलियन पीपल, उनको इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस यहाँ पर नहीं थी। ये बात रिपोर्ट ने मेंशन की, और इन्होंने ये भी बताया कि इन 600 मिलियन में से 590 मिलियन जो हैं वो सब सहारन अफ्रीका के अंदर से ही आते हैं। तो सब सहारन अफ्रीका में आपको पता है कि हालत हर समय ख़राब रहती है, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर चीज़ जो है वो वहाँ पर ख़राब है। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, अनीमिया की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये डिजीज़ का हब बनता चला जा रहा है सब सहारन अफ्रीका। बेसिकली इंडिया भी कुछ कम नहीं है इन चीज़ों में, इंडिया में भी ये रिस्क काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एनर्जी अफ्रीका एनर्जी आउटलुक किसने रिलीज़ किया, और इसके 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं, बार बार इसको इग्नोर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद आगे चलें तो एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने यहाँ पर कहा कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके ऊपर एक एक्शन जो प्लान है उसको यहाँ पर अनवील किया गया। दिस इज कॉल्ड एक्शन एजेंडा। द प्लाइट ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो पर्सन इंटरनली डिस्प्लेस्ड होते हैं उनको IDP कहा जाता है, और ये जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू से भी ज़्यादा गंभीर इशू यहाँ पर है। इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है ताकि डेवलपमेंट किया जा सके, पीस बिल्डिंग हो सके, ह्यूमन राइट्स बचाए जा सकें, क्लाइमेट एक्शंस लिए जा सकें, साथ ही साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के एफर्ट्स जो हैं वो भी लिए जा सकें। ओके, तो ये बात कही जब वो एक्शन एजेंडा ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर रिलीज कर रहे थे। एक्शन एजेंडा के अंदर 31 कमिटमेंट हैं जो कि UN सिस्टम की इन कमिटमेंट्स को उजागर करती है कि हमें कैसे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस को रिजोल्व करना है, प्रिवेंट करना है और एड्रेस करना है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस कंट्रीज़ के अंदर में जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होते रहते हैं उनको यहाँ पर कहा जाता है। तो इसके अंदर मेंबर स्टेट से बात कही गई है, या फिर इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी कहा गया है, प्राइवेट सेक्टर, अदर सेक्टर, उन सभी से इसके ऊपर कुछ ना कुछ करने की बात की गई है। तो एक्शन एजेंडा और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हैज़ 3 ओवर रीचिंग गोल्स। तो 3 बड़े गोल जो हैं वो इसके निकल करके आते हैं। पहला है जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको ड्यूरेबल सॉल्यूशंस उनके लिए जो हैं वो फाइंड करने पड़ेंगे, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। बेटर प्रिवेंट फ्यूचर डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस, इनको रोकना पड़ेगा, और साथ ही साथ असिस्टेंस भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो करंटली फेसिंग डिस्प्लेसमेंट हैं उनके लिए भी। तो ये 3 गोल जो हैं वो इंटरलिंक हैं, इन तीनों गोलों को जो है वो आपको प्रोवाइड कराना है। नो सॉल्यूशन इज सस्टेनेबल, अगर क्राइसिस लूम हो रहा है, क्राइसिस कंटिन्यू है तो सॉल्यूशन सस्टेनेबल्स नहीं हो सकते फिलहाल। नो असिस्टेंस विल बी सफिशिएंट इफ अंडरलाइंग ड्राइवर्स आर अनरिजोल्व, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और प्रिवेंशन भी आप नहीं कर सकते अगर क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया गया तो ये जो है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का, इस पर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और ये स्पेशल क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्शन एजेंडा ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यहाँ पर लॉन्च हुआ, और इसके अंदर बेसिकली नैरोबी के अंदर में हुआ, और कुछ बातें हुई। 6 दिन की ये मीटिंग थी और ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग थी। स्पेशली बात हो रही थी पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर। और ये जो बेसिकली 6 दिन की मीटिंग थी ये एक तरीके से इनफॉर्मल मीटिंग थी, और फॉर्मल मीटिंग होगी आपकी CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की COP15 मीटिंग, जो कि मॉन्ट्रियल के अंदर में होने वाली है दिसंबर वगैरह के अंदर। ओके, तो वहाँ पर हम कैसे वर्क करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें लॉन्च करनी है, उसके ऊपर इनफॉर्मल मीटिंग नैरोबी के अंदर फिलहाल हो रही थी, और इसके अंदर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर बात की गई। मैंने आपको पहले भी बताया ये सब चीज़ें। ओके, और ये काम यहाँ पर चल रहा है। इन नैरोबी 2 ओपिनियन ऑफ 196 कंट्रीज साथ में मिलकर के आई, और जो कि पार्टीज़ हैं CBD की भी, इन्होंने इस बात को कहा कि भाई ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। मतलब
आपने देखा कि कोविड-19 के बाद बायोडायवर्सिटी को और ज़्यादा सुरक्षित करने की ज़रूरत है, तो पोस्ट 2020 जो है वो इसके आगे यहाँ पर लगाया गया है। नेगोशिएशंस के अंदर सबसे ज़्यादा रोल इन कंट्रीज़ का दिखा, लाइक यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, कनाडा, यूके जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी एक्टिव रहीं इसके अंदर। इंडिया ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर नहीं रहा, ठीक है। इंडिया के पास आपको पता है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का लगभग 7 से 8% है, उसके बावजूद भी ये ज़्यादा एक्टिव नहीं था। वो कई रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाएंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा ही यहाँ पर आ जाती हैं, और फिलहाल हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की हालत में हम यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। फिर भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ओके। दे डेलिब्रेटेड ऑन द इशू ऑफ डिजिटल सिक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन। एक दो बात इन्होंने यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है ना, व्हाट हैपेंड इन नैरोबी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। इन्होंने डिजिटल सिक्वेंस इन्फॉर्मेशन की बात की। इसके अलावा इन्होंने इस बात की भी बात की कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो कि बेसिकली CBD के अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना बेसिकली कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी फॉरेस्टेड एरिया के अंदर कमर्शियली कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उससे निकलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उनकी शेयरिंग की जानी चाहिए वहाँ पर रहने वाली इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ में। दिस इज कॉल्ड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का प्रोविज़न CBD के अंदर में यहाँ पर जो है वो वर्क करता है, याद रखना है इस चीज़ को, ओके। तो यही चीज़ के ऊपर बात हुई कि इसको एंश्योर करने की ज़रूरत है। और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग विच इज़ द कोर ऑफ CBD वाज डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स, तो इसको ज़्यादा अहमियत जो है वो यहाँ पर दी गई। बाकी देखो CBD की इस मीटिंग में क्या होगा तो डिटेल में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चलें, लिखा हुआ है माइक्रोप्लास्टिक हेल्प वायरस सर्वाइव लॉन्गर इन वाटर रिमेन इन्फेक्शियस। मतलब कहते हैं कि आपके सीवेज का वाटर वगैरह है उसके अंदर कई सारे वायरसेस यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वायरस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अभी ट्रीटमेंट जब हो जाता है उसके बावजूद भी माइक्रोप्लास्टिक जो है वो देखने के लिए मिल रही है। माइक्रोप्लास्टिक अगर ड्रिंकिंग वाटर में यहाँ पर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ वायरस भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक वायरस के सर्वाइव के चांसेस को बढ़ा देती है। कैसे, अभी देख लेते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन पहले से ही एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उभर करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी पता चला कि ये जो है वो वायरसेस को अलाइव रख सकता है और इन्फेक्शस को और ज़्यादा बढ़ा सकता है 4 डेज़। जितने दिनों में वाटर से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता, ये माइक्रोप्लास्टिक उस इन्फेक्शन को यहाँ पर बढ़ा देती है और फ्रेश वाटर को पीने योग्य नहीं बनाती, जिससे इन्फेक्शंस जो हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं। ये सब होता कैसे है, तो बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक के सरफेस पर एक माइक्रोबियल सेल्स जिसको कहते हैं बायोफिल्म, वो यहाँ पर फॉर्म हो जाती है जब वो पानी के अंदर में होती हैं। और जब ये इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक के सरफेस पर, तो ये फ्रेश वाटर में जो रिलीज़ होती हैं, माइक्रोप्लास्टिक आपको पता है फ्रेश वाटर में रिलीज़ होगी, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि दीज न्यूट्रिएंट रिच कोटिंग, जिसको बायोफिल्म कहते हैं या माइक्रोबियल सेल कहते हैं, इस फिल्म के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली वायरसेस है, ये इसके ऊपर रहना शुरू कर देते हैं, ओके। तो ये एक हॉस्पिटेबल सरफेस यहाँ पर बन जाता है। दिस न्यूट्रिएंट रिच कोटिंग बिकम अ हॉस्पिटेबल सरफेस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट होप ऑन टू द फ्लोटिंग माइक्रोप्लास्टिक। तो माइक्रोप्लास्टिक से ना बिल्कुल चिपक जाते हैं वायरसेस, जो माइक्रोप्लास्टिक पर यहाँ पर बेसिकली रिसाइड करने लगते हैं, वाटर में अलाइव रहते हैं 3 से 5 दिन तक। और क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिलने लगा है, ओके। क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिलने लगा, और न्यूट्रिएंट कहाँ से आया? क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक जो है उसके ऊपर बायोफिल्म यानी कि माइक्रोबियल सेल यहाँ पर क्रिएट हो गई, जिसको कंज्यूम करके जो आपके माइक्रोब्स हैं या बेसिकली वायरसेस हैं वो काफ़ी समय तक यहाँ पर जिंदा रहते हैं। अब आप सोचोगे कि माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर ये बायोफिल्म इस तरीके से क्रिएट कैसे हुई, तो माइक्रोप्लास्टिक के अंदर बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इनके अंदर बेसिकली हाइड्रोफोबोसिटी का प्रोविज़न यहाँ पर होता है, या फिर ब्यूजेंसी का जो है वो यहाँ पर होता है, तो इस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा वायरसेस एसोसिएटेड विद द बायोफिल्म कॉलोनाइज प्रीलेट्स वर मोर स्टेबल। तो जो वायरसेस आपके इस बायोफिल्म से अटैच हो गए, उन्होंने कॉलोनी बना ली वहाँ पर, वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं वाटर के अंदर में। और इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और हैं जो कि इस चीज़ को बढ़ावा यहाँ पर देने का काम करते हैं। जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लास्टिक के, लाइक ब्यूएंसी है या हाइड्रोफोबोसिटी है, और साथ ही साथ हाई लोडिंग इन ह्यूमन वायरल पैथोजेंस है, जो कि लगातार देखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें आपको जस्ट इतना याद रखना है कि आखिर माइक्रोप्लास्टिक का वायरसेस की इंटेंसिटी और इन्फेक्शियस कंडीशंस को बढ़ाने में क्या रोल रहता है, बस, ठीक है। तो ये जो है आप सिर्फ अगर इतनी लाइन को याद रखोगे, नोट्स वोट्स बना रहे हो तो इस चीज़ को नोट कर लेना तो सफिशिएंट रहेगा।
उसके बाद लिविंग लैंड चार्टर यहाँ पर लॉन्च किया गया कॉमनवेल्थ के अंदर। बेसिकली जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, 54 कॉमनवेल्थ मेंबर्स हैं, इन्होंने वॉलंटरीली डेडिकेट किया है एक लिविंग लैंड चार्टर को। ठीक है, ये जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो कंट्री है उसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्यूचर जनरेशन के लिए लिविंग लैंड जो है वो तैयार करेंगे इन लाइन विद द स्ट्रेटजी सेट फॉर द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। हर कंट्री के अंदर लिविंग लैंड जो है वो तैयार की जाएगी और ये ऐसी लैंड होगी जिस पर फ्यूचर जनरेशन का ध्यान जो है वो रखा जाएगा। ये एक नॉन बाइंडिंग है, ओके, आप करो मत करो। लिविंग लैंड चार्टर इसका नाम है, इसका मैंडेट ये है कि एवरी मेंबर कंट्री जो है, जो कि 54 है नंबर में, वो सभी ग्लोबल लैंड रिसोर्सेज को सेफगार्ड करने में मदद करेंगे, साथ ही साथ लैंड डिग्रेडेशन को रोकने की कोशिश करेंगे और एक्ट करेंगे अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ यहाँ पर जाना है। जो लिविंग लैंड चार्टर जो है वो हेल्प करेगा हमारी कंबाइंड एफर्ट्स को बढ़ावा देने में, जो कि 54 कंट्री साथ मिलकर के करेंगी। और ये सिर्फ कंट्री के स्केल पर नहीं होगा, ये ग्लोबल लेवल पर होगा, जैसा कि यहाँ डिस्कस किया गया। और टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होने से भी यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो अटेंडीज़ जितने भी थे 54 कंट्रीज़, उन्होंने अंडरलाइन किया कि एक क्रिटिकल गार्डियनशिप जो है वो हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। क्रिटिकल गार्डियनशिप की क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया आपका कि जो 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं ये साथ में मिलकर के पूरी पृथ्वी को गार्ड यहाँ पर करेंगी। तो ये जो है वो आपको इस तरीके से मिलेगी। इसके अलावा जो गार्डियनशिप है उसका एक मकसद ये भी है कि जो इंडिजिनस पीपल हैं या लोकल कम्युनिटीज़ है उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करके रिसोर्सेज को बचाना है। तो उनकी जो बेसिकली गार्डियनशिप है वो भी क्रिटिकल यहाँ पर हो जाती है, उसका यूज़ करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इन कम्युनिटीज़ के राइट्स को भी प्रिजर्व करना है, इनकी नॉलेज को भी यूज़ करना है, इनके बेसिकली जो तरीके हैं नेचर को प्रिजर्व करने के, उनको अपने नेशनल लॉज और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपनाना भी है। तो ये आपको जो है चीज़ें याद रखनी है कि लिविंग लैंड चार्टर निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आया है? तो वो आया है आपका कॉमनवेल्थ। प्रीलिम्स का इतना सुंदर क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। उसके बाद बात करें आगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओशियन ग्रेट डाइंग 2.0 मास एक्सटेंशन हाउंड ओशन। तो अब बात करें तो लगभग 300 मिलियन साल पहले जो है एक पर्मियन एरा यहाँ पर हुआ करती थी। और पर्मियन एरा बेसिकली आपको मिलेगा वॉज अ टाइम बिफोर द डायनासोर रूल्ड द प्लेनेट। उससे पहले का ही समय यहाँ पर था। ओशियन टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा थे जितने आज हैं, उससे 10 डिग्री ज़्यादा आपको ओशियन जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिले। ऑक्सीजन लेवल जो है वो 80% यहाँ पर कम थे। अब ये देखो कि ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा तो कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी। ऑक्सीजन के कंडीशंस अगर 80% कम हुई तो कंडीशंस फेवरेबल यहाँ पर नहीं होंगी। इसी पीरियड के दौरान लैंड मासेज जो हैं उसमें सुपर कॉन्टिनेंट बना था पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो एरिड था और साथ ही साथ रेनफॉल बहुत ही कम हुआ करती थी। हाउवर द लार्ज पेंथलासा ओशियन जो यहाँ पर बना था वहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के स्पॉन्जेस, कोरल स्पीसीज, एमोनाइट्स, ठीक है, ये सब जो हैं वो पाए जाते थे। रेप्टाइल्स वगैरह बनने शुरू हुए। शार्क्स आई, फिश बोन्स यहाँ बोनी फिश जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिली। जैसे जैसे ये एरा यहाँ पर ख़त्म होती चली गई वोल्केनिक एरप्शंस बढ़ते चले गए, स्पेशली सेंट्रल साइबेरिया के अंदर, जिससे मैसिव अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण में रिलीज हुए। और ये जो चेंज क्लाइमेट के अंदर हुआ आफ्टर द वोल्केनिक एरप्शन, इसकी वजह से डाइवर्स लाइफ फॉर्म उसको काफ़ी नुकसान हुआ। मैनी लॉन्ग लिव लिंकेजेस बैनिशेज, लगभग 96% जो मेराइन स्पीसीज थी वो ख़त्म हो गई। 70% लैंड स्पीसीज एक्सटिंक्ट यहाँ पर हो गई। और दिस फिनोमिना वाज कॉल्ड ग्रेट डाइंग। किस वजह से हुआ? ओशियन का जो बेसिकली डाइंग थी उसकी वजह से, साथ ही साथ वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से इन चीज़ों को देखने के लिए मिला। तो अभी लिखा हुआ है ओशियन ग्रेट डाइंग 2.0। ये बेसिकली स्टडी हुई और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को वार्न किया है कि जैसे मास एक्सटिंक्शन हमें 250 मिलियन ईयर पहले देखने के लिए मिले थे या 300 मिलियन ईयर पहले देखने के लिए मिले थे, ऐसे ही मास एक्सटिंक्शन जो है वो हमें आज भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और दिस विल बी कॉल्ड ग्रेट डाइंग 2.0। ओके, तो ये आजकल कैसे देखने के लिए मिलेंगे? भाई सिंपल सी बात है, ओशियन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी को अगर आप मॉनिटर करने की कोशिश करो तो आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ग्रेट डाइंग 2.0 किस वजह से आएगा? क्योंकि ओशन टेम्परेचर लगातार जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है।
अरेबियन सी की बात ले लो, बेरिंग सी की बात ले लो, बे ऑफ बंगाल की बात ले लो, इंडियन ओशन की बात ले लो, हर एक जगह पर टेम्परेचर तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है, सी लेवल भी यहाँ पर राइज हो रहा है। लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा कि ओशियन एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, यूट्रोफिकेशन वगैरह की प्रॉब्लम दिख रही है, प्लास्टिक पोल्यूशन ओशियंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है। तो ये सब कुछ कारण यहाँ पर बन जाते हैं जो साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे जो हैं वो ओशियन ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। अनसस्टेनेबल फिशिंग इसके अंदर में आ जाती है। हर एक चीज़ जो भी ओशियन को नुकसान पहुंचाती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी और यही कारण बनेगी ओशियन ग्रेड डाइंग 2.0 का। आगे लिखा हुआ है कि एग्री फूड कंपनीज एफर्ट टू बिकम कार्बन न्यूट्रल अनइवन। मतलब क्या है, एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई और बेसिकली जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। ठीक है, रिपोर्ट का नाम था इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी, यूटोपिया और द ग्रीन वेव। मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते रहते हैं, तो ये सच है या फिर सब बहकावा या दिखावा यहाँ पर चल रहा है कंपनीज के अंदर में। तो पता चला कि ज़्यादातर जो है वो यूटोपिया ही है, कोई कुछ खास यहाँ पर कर नहीं रहा है। लिखा हुआ है कि एग्री फूड कंपनीज जो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना चाह रही हैं वो अनइवन दिख रहे हैं यहाँ पर। हाउएवर जो फार्मर्स हैं या एग्री बिजनेसेस हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी में इनके लिए कई सारे बैरियर्स भी उभर करके आते हैं जिसकी वजह से ये कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लैंड प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो दिक्कत करते हैं, कभी कभी लाइसेंस जो हैं वो नहीं मिल पाते और इनमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी रहती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस भी नहीं होती, टेक्नोलॉजी की एडोप्शन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और फाइनेंस की भी एक्सेस जो है वो यहाँ पर नहीं है। इन कंपनीज की बात हो रही है जो कि एग्री फूड मार्केट को चलाती हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि हम कार्बन न्यूट्रल जो हैं वो तो हो जाएं, लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। कुछ प्रॉब्लम तो ऊपर डिस्कस करी। अनदर प्रॉब्लम्स आर कंज्यूमर जो हैं वो उसके लिए पे नहीं करते कि प्रीमियम जो है प्रोडक्ट के लिए हो। मान लो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिख दिया कि ये कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट है और उसके दाम को दुगना कर दिया गया, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा क्योंकि उस प्रोडक्ट के दाम जो हैं वो दुगने कर दिए गए हैं। तो कंज्यूमर जो हैं वो उसके लिए पे नहीं करते कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा कुछ टेक्निकल और मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक लैक ऑफ क्लियर गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ये भी हिंडर करता है कि जो एग्री फूड बिजनेसेस हैं वो फेल हो जाते हैं इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। डिसीजिव एक्शंस जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं ले पाते। ओके, तो ये सब चीज़ें कुछ जो हैं वो यहाँ पर हर्ट करती हैं। रिपोर्ट ने इस बात को कहा कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा अगर वो अपने एग्री फूड सिस्टम को डीकार्बोनाइज यहाँ पर कर लेते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस हो जाएगी, रिस्क मिटिगेट हो जाएंगे, ब्रांड वैल्यू जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी और सप्लाई चेन वायबिलिटी जो है वो एंश्योर रहेगी। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इन 5 एक्शंस को अपनाओगे तो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल कर सकते हैं, इवन ये बैरियर एग्जिस्ट करते हैं उसके बाद भी। इन्होंने पहला बताया कि स्ट्रेटजिकली टारगेट करो कार्बन न्यूट्रलिटी को, इम्प्रूव करो टूल्स एंड मेथड्स को, डेवलप करो, प्रमोट करो गवर्नेंस मैकेनिज्म को कि लो कार्बन पाथवेज अपनाए जा सकें। साथ ही साथ डीकार्बोनाइजेशन के एफर्ट में डायरेक्ट सपोर्ट होना चाहिए और कैपेबिलिटीज़ और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए। रिपोर्ट ने यह भी नोट किया कि स्ट्रॉन्ग नीड होगी बेटर एंड मोर स्टैंडर्डाइज टूल्स की। तो जो आप कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल कर रहे हो इसके लिए आपको पहले तो फर्म यानी कि दृढ़ होना पड़ेगा और स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाटा को कलेक्ट कीजिए, उसको मेज़र कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए, वेरीफाई कीजिए एमिशंस को, और तब जाकर के आपको स्ट्रॉन्ग और साउंड गवर्नेंस मैकेनिज्म अपनाने पड़ेंगे, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के अंदर में। तो ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। इन पर्टिकुलर अगर ये रेगुलेशन अच्छे हुए, इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस बेहतर हुए तो हम ग्रेटर डेवलपमेंट कर सकते हैं कार्बन मार्केट्स का, और ग्रीन फाइनेंस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। इसके बाद यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में बेसिकली ओशियन इमरजेंसी के बारे में बताया गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमें पॉलिसी को यूज़ करना पड़ेगा ऐसी जो कि ओशियन इमरजेंसीज को ख़त्म यहाँ पर कर सके। ओशियन इमरजेंसी मतलब ग्रेट डाइंग 2.0, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई ये बेसिकली लिस्बन के अंदर में हुई और ये पार्ट है 2022 की यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस का। 27 जून से लेकर के 1 जुलाई के बीच में ये मीटिंग यहाँ पर हुई। ओशियन जो हैं वो आपको पता है कि पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है इनके लिए, पब्लिक पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं लेकिन हम उनको सही से समझ नहीं पाए हैं और इसीलिए उनको प्रोटेक्ट भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए अर्जेंट नीड यहाँ पर पड़ती है।
ओशियंस हम सभी को कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम जो आजकल फेस कर रहे हैं वो है आपकी ओशियन इमरजेंसी। ये टर्म जो है वो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि ओशियंस के साथ प्रॉब्लम तो है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग है, इसके अलावा सस्टेनेबल कोस्टल ये सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो निकल कर के आती हैं। फिर मैंने आपको ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया, ऑयल स्पिल की कंडीशन मिलती हैं। ओके, ये सब कुछ कंडीशन जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का एम ये है कि 2030 तक जो है वो 30% तक हमें रिसोर्सेज को बचाना है। इंडिया एम्स टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ इट्स लैंड, वाटर एंड ओशन बाय 2030। ये बात यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंसेज ने इस मीटिंग के अंदर में यहाँ पर कही। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो एक सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना रहा है, जो कि इस चीज़ में काफ़ी मदद यहाँ पर करेगा। और इन्होंने ये भी कहा कि हमने क्लीन कोस्टल कैंपेन भी चलाया हुआ है, हमने 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी बंद कर दी है, रिसर्च जो है हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि साइंटिफिक डाटा यहाँ पर मिल सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने कहा कि इंडिया जो है वो ओशन इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, और उसके लिए ये वाले जो प्रोविज़न हैं वो ये रहे। उसके बाद यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही थी, ठीक है, जैसा कि अभी डिस्कस की, ये रही हाथों हाथी, ठीक है। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस के अंदर में ही यहाँ पर बताया गया कि ब्लू डील जो है वो हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी टू अनेबल सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की गई ब्लू डील की। तो ब्लू डील का मतलब क्या है? ब्लू डील है आपकी 2022 की यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस से निकल करके आई, और इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रेड की बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप ट्रेड की बात कर रहे हो और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हो, तो उसमें ओशन रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ की बात की जानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि फ़िशिंग का एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड तरीके से फ़िशिंग करके उसका एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाए, गलत। सस्टेनेबल तरीके से ओशन रिसोर्सेज का यूज़ करो और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर लो। दिस इज़ कॉल्ड ब्लू डील, यानी कि ट्रेड में जो आपने डीलिंग की है वो सब ब्लू होनी चाहिए, मतलब ओशन रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए है, लेकिन वो भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन सब कुछ जो है वो इसी तरीके से होना चाहिए। कोस्टल एंड आइलैंड डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा ओशन इकोनॉमी का। तो ओशन इकोनॉमी, ब्लू डील, ये सब एक जैसी ही टर्म यहाँ पर निकल करके आती हैं। इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, रिवेन्यू यहाँ पर जनरेट होगा। ओशन के अंदर दुनिया की 80% ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और एसिडिफिकेशन, ऑक्सीजन लॉस, मेराइन हीट वेव्स, ये पहले से ही जो है वो परेशानी खड़ा कर रही हैं। तो इन सब को भी ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर हम सस्टेनेबल यूज़ करते हैं ओशन रिसोर्सेज का तो इन परेशानियों से लड़ा जा सकता है। उसके बाद वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जो है वो यहाँ पर रिलीज़ की गई, और इसके हिसाब से इंडिया के अंदर ओपियम यानी कि ओपिएट के यूज़र्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो हैं ये भी बताया गया कि जहाँ ओपिएट के यूज़र ज़्यादा हैं वहाँ पर ट्रैफिकिंग भी लगातार बढ़ती रहती है। अफ़गानिस्तान जहाँ से ट्रैफिकिंग जो है वो ओरिजिनेट होती है, उसमें भी सिमिलर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल रहे हैं। रिपोर्ट ने ये भी कहा, जो कि रिपोर्ट जो है बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा रिलीज़ की गई, और इन्होंने ये बताया कि इंडिया के अंदर लगभग 5.2 टन ओपियम जो है वो यूज़ यहाँ पर किया गया, और 0.7 टन मॉर्फिन और 3.8 टन हीरोइन जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया। इसके अलावा इंडिया के अंदर वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट क्रिएट है, इज़ वन ऑफ द, ठीक है। तो एक है इनमें से, आप देखो हम पहले नंबर पर तो कहीं पर भी नहीं है, इन तीनों में 4th, 3rd, 5th ऐसे नंबर पर आते हैं, क्योंकि हमसे भी वर्स्ट कंट्रीज़ जो कि इसमें यूज़ करती हैं ओपियम वगैरह का, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। बट हम वन ऑफ द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट तो उभर करके आ रहे हैं, जिससे सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर वल्नरेबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है। साथ ही साथ ट्रैफिकिंग जो है उसका इंटेंसिफिकेशन भी मिल रहा है, स्पेशली अफगानिस्तान वगैरह के इलाकों में भी, तो इंडिया में भी ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और अफगानिस्तान का ये जो ट्रैफिकिंग वाला इलाका है ये ईस्ट वार्ड शिफ्ट हो रहा है, स्पेशली साउथ वार्ड भी हो रहा है और वेस्ट वार्ड भी हो रहा है, स्पेशली बाल्कन रूट के जरिए ट्रैफिकिंग ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा ये स्पाइक जो है इसकी वजह से ट्रैफिकिंग के लेवल्स इंक्रीज़ हुए हैं, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी यहाँ पर बढ़ा है। बेसिकली माफिया जो गैंग्स होते हैं उनका भी यहाँ पर वर्चस्व जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा इंडियन स्टडी यहाँ पर हुई जो कि एल्जाइमर्स को मैनेज करने में हमारी मदद कर सकती है। अल्जाइमर्स में बेसिकली जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, और भूलने की बीमारियाँ इसमें ज़्यादा लग जाती हैं। तो इसका बेसिकली इलाज जो है वो सब ढूंढा जा रहा है, इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए इंडिया में एक स्टडी हुई और वो हमारी काफ़ी मदद कर सकती है। बेसिकली आपके पता है कि ब्रेन के अंदर
काफ़ी सारी भारी मात्रा में न्यूरॉन्स यहाँ पर होते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करते हैं, जो कि आपके पूरे नर्वस सिस्टम न्यूरल नेटवर्क में यहाँ पर मूव करते हैं, और मूव करने के लिए इनको एक जो आपकी न्यूरॉन है उसको दूसरे न्यूरॉन से अटैच होना पड़ेगा, और इन सब अटैचमेंट के लिए जो केबल्स ब्रेन के अंदर में यहाँ पर होते हैं उनको कहा जाता है एक्सोन, AXON। इसको कनेक्टिंग केबल्स भी यहाँ पर कहते हैं। ये जो कनेक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका ब्रेन परफॉर्म कर रहा है या नहीं करना। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जितने भी सर्किट्स हैं वो इसी तरीके से जुड़े होते हैं। तो आपके जो ब्रेन का सर्किट है वो तभी पूरा होगा जब ये एक्सोन्स यानी कि कनेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर होंगे, और ये कनेक्टिविटी बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि ये आपके ब्रेन बिहेवियर को भी दिखाती है। ये जो एक्सोन्स हैं बेसिकली जो केबल्स यहाँ पर हैं ये एक तरीके से हाईवे फॉर्मेशन का वर्क यहाँ पर करते हैं। बहुत सारे एक्सोन्स साथ में मिलकर के ट्यूब लाइक शेप बना सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें से यहाँ पर गुजर सकते हैं, और इन सबको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली एक स्कैनर का यूज़ किया जाता है। इस स्कैनर का नाम यहाँ पर दिया गया है जिसका नाम है डिफ्यूजन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, DMRI, जिससे कि हम मूवमेंट जो है वो ट्रैक कर सकते हैं एक्सोन की भी और उसके अंदर से आने जाने वाले कनेक्शंस की भी। ओके, तो साइंटिस्ट ने प्रीवियसली एक एल्गोरिदम भी डेवलप किया था, डेट इज कॉल्ड लाइफ लीनियर फेसिस एवोल्यूशन। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया था जिससे इस वर्क को कंटिन्यू किया जा सके कि आखिर एक्सोन जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। बट वन ऑफ द चैलेंज ये था कि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर ले रहा था ये कंप्यूटेशनल सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम डेवलप किया ये पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम यहाँ पर था। तो अब इंडिया में ये स्टडी हुई, और इंडिया में इन्होंने क्या किया कि स्टडी ने जो लाइफ की परफॉर्मेंस है उसको उभारने का काम किया। लाइफ मतलब ये वाला जो आपका सिस्टम है ना, ये वाला जो एल्गोरिदम है, इसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया। इसकी स्पीड को यहाँ पर जो है वो बढ़ाया है, और जब स्पीड यहाँ पर बढ़ेगी तो इन्होंने ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का इस्तेमाल किया। गेमिंग कंप्यूटर्स के अंदर जो इस्तेमाल की जाती हैं उससे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स यहाँ पर बढ़ गए, और जब इन्होंने इसको 100 से 150 टाइम फास्टर कर दिया इस प्रोसेस को, तो अब ये आसाम से पता लग जाएगा कि जो एक्सोन्स हैं बेसिकली कनेक्टेड वायर्स, देख रहे हो ना, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो ये कनेक्टिंग वायर्स किस तरीके से वर्क करती हैं, इनमें संदेश किस तरीके से प्रवाहित होते हैं, उस सबको जानने के लिए अब ये जो एल्गोरिदम यहाँ पर न्यू तरीके से डेवलप हुआ जिसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका नाम रखा गया है REAL लाइफ। ओके, और ये जो है वो जल्दी से जल्दी वर्क कर पाएगा, ये तेज काम यहाँ पर कर पाएगा। तो आप समझ गए कि क्या चीज़ें हैं। स्टडी जो हैं वो बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा यहाँ पर की गई हैं। तो ये आपको पता है कि एक न्यूरॉन की संरचना है और इसमें एक्सोन क्या होते हैं वो आपको पता चल गए हैं। इसके अलावा ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स अलग अलग स्टडीज़ यहाँ पर हुई, तो टोटल 9, 10, 11, 12 पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अलग अलग स्लाइड में रखने की ज़रूरत नहीं थी। ये सारे के सारे पॉइंट्स बस आपको ऐसे के ऐसे याद रखने, क्योंकि पूरी स्टडी काम की नहीं थी। उन स्टडी के बीच में से जो पॉइंट्स निकले वो हमारे काम के थे, तो वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर जो है वो उठा करके डाल दिए हैं। जैसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो है वो ग्रुप है, उसमें 46 लो इनकम कंट्रीज़ यहाँ पर उभर करके आती हैं। तो कितनी कंट्रीज हैं, दिट इज़ जस्ट अ फैक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सिग्नेटरी है। वैसे तो ये सब बातें कॉमन है, पता होनी चाहिए, लेकिन आपको ये यहाँ पर दे दिया है। इसके अलावा इंडिया जो है वो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, उसका भी सिग्नेटरी है। इसके अलावा हम फाउंडिंग मेंबर भी हैं ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के। एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है अतुलनी प्रोजेक्ट, 680 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है टेंगोन या टेलोन रिवर बेसिन पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि 3097 मेगावाट का प्रोजेक्ट है दिवांग रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब की चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल करके आती हैं। फिर ऐसे ही नीचे जो है वो ये सब फैक्ट दिए गए हैं, तो इसमें यहाँ पर आपको चीज़ें पढ़नी है, ये खुद पढ़ना। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से उठाना और देखना इन चीज़ों को क्या होता है। लॉन्ग कोविड क्या होता है इसको पढ़िएगा। क्या होता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्यों बनाया गया था, कैसे था। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जो वेहिकुलर नॉइस है उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके अलावा पोस्चुरल ऑर्थोस्टेटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम यानी पोट्स क्या होता है इसके बारे में एक लाइन पता होनी चाहिए। डबल फ्लड्स आए बांग्लादेश के सिलहेट रीजन के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिलहेट रीजन कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर में है। ऐसे ही यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जंगल कोर्क ट्री के बारे में, और ये आपकी मिलेगी डेमोडेक्स, और ये बेसिकली एक तरीके का पैरासाइट माइट है।
और ये आपके फेस पर पाया जाता है, तो ये जस्ट एक लाइन है। वाइल्ड पोलियो वायरस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एंडेमिक था, लेकिन फरवरी की डाउन टू अर्थ में मैंने आपको पढ़ाया था कि मलावी के अंदर में भी वाइल्ड पोलियो वायरस का केस जो है वो निकल करके आया है। और ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर में भी केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, इसको दोबारा से पढ़ो ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसी के साथ ये सब पूरा होता है। और अगर यहाँ तक आए हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो खैर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।